अब हम क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में मृदा संसाधन यानी कि सॉइल रिसोर्सेस, ये हमको पढ़ना है। तो पहले तो जो सॉइल होता है उस सॉइल को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, ये रॉक पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि रॉक्स बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है कि आपका इग्नियस यानी कि आर्कियन, एक होता है आपका सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टान, और एक होता है आपका मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ये तीन टाइप्स के होते हैं, और उन तीन टाइप्स में भी अलग अलग कैटेगरी मैंने आपको बताया था। अब हमको ये देखना है कि इस रॉक्स में लगातार क्या पड़ेंगे भाई, बारिश पड़ेंगी, है ना। और फिर यहाँ से हवाएं ऐसे करके बहते हुए जाएंगी, हवाओं का प्रेशर होगा, बारिश होगा। इसके अलावा यहाँ से क्या पड़ रहा है भाई, ये आपका सन है, तो ये सनलाइट यहाँ पे आकर इस रॉक्स पे पड़ेंगी, पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत संरचना है, उसमें चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। जैसे मान के चलो, आप कपड़े को लगातार 1 महीने तक धूप में रख दोगे, उसके बाद उस कपड़े को आप ऐसे करके करोगे तो फट जाएगा, सड़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो पृथ्वी की कोई भी चीज हो, अगर उसको ज्यादातर किस में रखोगे, आप बाहर में छोड़ दोगे, तो वो क्या होने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है, अपघटित होने लगता है ना, डिग्रेड होने लगता है, ह्रास होने लगता है उसका। तो ठीक वैसे ही क्या होता है, रॉक्स का होता है। अब जो रॉक्स का ऊपरी लेयर है, ये ऊपरी लेयर इन सनरेज से, इन बारिश की बूंदों से, और यहाँ से चलने वाली हवाओं से ऊपरी लेयर क्या हो जाती है, हट जाती है। तो जो रॉक्स का ऊपरी लेयर का हटना है, यही क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, इरोजन। इरोजन को कहते हैं क्या, अपरदन। क्या कहते हैं, अपरदन। अपरदन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान तक चले जाना, और किसके सहयोग से जाना, हवा या पानी के सहयोग से। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाएगा, हवा या पानी ही लेके जाएगा। तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना मतलब क्या कहलाएगा, आपका अपरदन कहलाएगा। और जैसे ही रॉक्स का अपरदन होता है, इरोजन होता है, उसी से ही किसका निर्माण होता है, आपका मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है, या सॉइल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। समझ में आई कैसे हुआ फॉर्मेशन। अब हम ये देखेंगे कि क्या पृथ्वी पर यानी कि अर्थ पे सभी जगह पे एक टाइप के रॉक्स मिलते हैं क्या, नहीं मिलते। हमने उस दिन 6 टाइप्स के रॉक्स को पढ़े ना, तो वही 6 मेजर रॉक्स है। मैं एक बार फिर से ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने जो रॉक्स पढ़ा था, उनमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, आर्कियन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, आर्कियन। अच्छा, हिंदी वाले एक बार और याद रखिएगा, आर्कियन को ही क्या कहते हैं, आद्य महाकल्प युगीन चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, आद्य महाकल्प युगीन चट्टान कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहेंगे एंशियंट प्री कैम्ब्रियन रॉक्स। इंग्लिश में क्या कहलाएंगे, एंशियंट प्री कैम्ब्रियन रॉक। आर्कियन के इरोजन से क्या बना, धारवाड़ बना। आर्कियन के इरोजन से क्या बना, धारवाड़। ये भी क्या है, एंशियंट प्री कैम्ब्रियन रॉक है। और ये दोनों रॉक्स ही सबसे ज्यादा क्या आते हैं, पुराने आते हैं। तो यहीं से एक बार सवाल बनाया था कि पुरातन चट्टानें कौन कौन सी है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पुरातन, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंशियंट रॉक्स कौन कौन सी है। तो आप इन दोनों का नाम बताएंगे, आर्कियन और किसका बताएंगे, धारवाड़ का। धारवाड़ के बाद क्या बनता है आपका, कड़प्पा। क्या बनता है, कड़प्पा। कड़प्पा के बाद आपका क्या बनता है, विंध्यन। और विंध्यन के बाद आपका क्या बनता है, गोंडवाना। और गोंडवाना के बाद हमने क्या पढ़ा, दक्कन ट्रैप। ये रॉक्स को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इन्हीं रॉक्स अलग अलग जगह में, छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर क्या होंगे, मिलेंगे हमको। तो जैसे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग रॉक्स मिलेंगे, उन रॉक्स के इरोजन से यानी कि इन चट्टानों के अपरदन से हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप्स की क्या मिलेंगी, मिट्टियां मिलेंगी। सपोज अगर कहीं पर क्या मिल रहा है, आर्कियन मिल रहा है, तो वहां पर दूसरी मिट्टी मिलेगी। अगर कहीं पर क्या मिल रहा है, धारवाड़ मिल रहा है, तो वहां पर थोड़ी दूसरी मिट्टी मिलेगी। अगर कहीं पर दक्कन ट्रैप मिल रहा है, तो वहां पर दूसरी मिट्टी मिलेगी। तो इसके लिए जरूरी क्या है, मिट्टी को आप समझ पाओ, उसके लिए जरूरी है आपको किसको समझना, रॉक्स को समझना। और रॉक्स को मैंने पिछले क्लास में क्या कर दिया है, समझा दिया है। फिर भी मिट्टी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो मृदा संसाधन में आपको यानी कि जो सॉइल रिसोर्सेस है, इसमें केवल और केवल मिट्टियों के नाम याद रखने हैं, कहाँ पाया जाता है याद रखना है। उन मिट्टियों को लोकल नेम क्या है, स्थानीय नाम क्या है, यानी कि छत्तीसगढ़ में उन मिट्टियों को किस नाम से जाना जाता है। साथ में उनकी कुछ स्पेसिफिकेशन को देखना है कि क्या विशेषताएं हैं, कौन सी मिट्टी एसिड है, कौन सी बेसिक है, यानी कि कौन सी मिट्टी अम्लीय है, कौन सी मिट्टी क्या है, क्षारीय है, कौन सी मिट्टी में धान की खेती अच्छी होती है, कौन सी मिट्टी में जो है कपास की खेती अच्छी होती है। इन कुछ चीजों को हमको क्या करना है, बेसिक चीजों को जानना है। क्लियर। तो ये रॉक्स है।
अब हम आते हैं किस पे, सॉइल पे। तो हमको ये देखना है कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के सॉइल्स पाए जाते हैं। तो यहां पर लिखते चलिएगा साथ में आप लोग भी, प्रमुख मिट्टियां। आप लोग का हेडिंग क्या रहेगा, मृदा संसाधन या सॉइल रिसोर्सेस। उसमें आप हेडिंग दीजिए राज्य में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियां। सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है लाल पीली मिट्टी। क्या याद रखोगे, लाल पीली मिट्टी, इसको बोलेंगे रेड येलो सॉइल। सेकंड नंबर पे याद रखेंगे लाल रेतीली। सेकंड नंबर पे क्या याद रखोगे, लाल रेतीली, रेड सैंडी सॉइल। थर्ड नंबर पे याद रखना है आपको लाल दोमट मिट्टी, रेड लोमी सॉइल। लाल दोमट मिट्टी हो गया। चौथे नंबर पे याद रखेंगे, चौथे नंबर पे है आपका लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी। और पांचवें नंबर पे आप याद रखेंगे, पांचवें नंबर पे है काली मिट्टी। लेटेराइट को इंग्लिश में भी लेटेराइट ही कहते हैं। काले मिट्टी को क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल। छठे नंबर पे याद रखेंगे डोरसा। कौन सी मिट्टी है, डोरसा मिट्टी। डोरसा मिट्टी को इंग्लिश में डोरसा ही कहेंगे। और एक है आपका सातवें नंबर पे कछारी मिट्टी। एक क्या है आपका, कछारी। कछारी को आप किस नाम से जानोगे, एलुवियल सॉइल। देखिए क्या है, जो आप इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ोगे भारत के संदर्भ में, वो कहलाएगा जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल कहते हैं। और छत्तीसगढ़ में उसी जलोढ़ को क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी कहते हैं। आप गांव तरफ देखे होंगे कि नहर नरवा नदी जाता है, उसी के बगल वाले क्षेत्र को कछार कहते हैं। सुने हो नाम, कहाँ गए रहे, ये तो कछार मोड़ तो गए हो दाई, ऐसे कर बोलते हैं ना। तो वो कछार का मतलब ही वही होता है कि नदी नाला या फिर नहर, उसके आसपास के क्षेत्र की मिट्टियां या आसपास का एरिया। तो कछार मतलब होता है कि नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। और भारत के संदर्भ में इसी को आप देखोगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो नदी यानी कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय से जो मिट्टी और बजरी और कंकड़ और पत्थर जो बहा के ला रही है, धीरे 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 उसको क्या करती है, काटते छाटते लाकर एक जगह पे क्या कर देती है, जमा कर देती है। वही कहलाता है आपका जलोढ़ मृदा। तो याद रहेगा कि कछारी मिट्टी मतलब नदी के द्वारा लाकर जमा की गई मिट्टी। इतनी सारी मिट्टियां हैं जिसमें आपको यहां तक 5 तक के मिट्टी को अच्छे से याद रखना। ये 2 मिट्टियां है जरूर, लेकिन इंडिया के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये 5 इंपॉर्टेंट मिट्टियां जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अब हमको ये देखना है कि इन मिट्टियों की और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। जैसे अगर लाल पीली मिट्टी का लोकल नेम देखोगे, यहां पर मैं मेन हेडिंग दे देता हूं क्या, लोकल नेम, स्थानीय नाम। और यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, नेचर। क्या लिख देता हूं, नेचर, यानी कि प्रकृति। एक तरफ है लोकल नेम, एक तरफ है नेचर और प्रकृति। तो लाल पीली मिट्टी को जो लोकल नेम है, स्थानीय नाम है, क्या कहते हैं उसको, मटासी। अब आपको याद रखना पड़ेगा, लाल पीली मिट्टी, मिट्टी से क्या बना, मटासी। हालांकि हम लोग सुने नहीं है, लेकिन एकदम ठेठ ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओगे ना, तो उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है, मटासी ऐसे करके बोलते हैं। और ये जो आपका लाल रेतीली मिट्टी है, इसको बोलते हैं टिकरा। क्या बोलते हैं, टिकरा। टिकरा का नाम सुने हो, आमतौर पर छोटा खेत को हम क्या कह देते हैं, टिकरा। छत्तीसगढ़ में जो छोटा खेत होता है ना, जिसका कोई शेप नहीं होता, उसको हम क्या कह देते हैं, टिकरा कह देते हैं। और टिकरा का लेहे होगा इधर ही अधिया में, ऐसे करके बात करते हैं ना गांव में। हाँ, तो वो टिकरा एक्चुअल में मिट्टी का नाम है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, और ये मिट्टी बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है, बताऊंगा आगे। नेक्स्ट है लाल दोमट। लाल दोमट को कुछ नहीं कहते, लाल दोमट को लाल दोमट ही कहते हैं। यहाँ पे लाल दोमट को क्या कहते हैं, लाल दोमट ही कहते हैं, दोमट मिट्टी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है लेटेराइट। लेटेराइट को कहते हैं भाठा। क्या कहते हैं, भाठा। और क्या कहते हैं, मुरुमी। क्या कहते हैं, मुरुमी, सुने हो मुरुम। और क्या कहते हैं, भवन निर्माण। क्या कहते हैं, भवन निर्माण मृदा। मुरुमी, मुरुम जानते हो, मुरुम, मुरुम नहीं जानते, कत्थे कलर का होता है, हाँ, छोटा छोटा गिट्टी होता है उसमें। हाँ, तो भाटा हो गया, मुरुमी हो गया, और भवन निर्माण मृदा। तो भवन निर्माण मृदा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अरे इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करो ना।
हाँ, घर बनाने वाला। इंग्लिश में बताओ ना उसको, क्या बोलेंगे जी? ट्रांसलेट करो। समझ पा रहे हो ना? बस उसी को याद रखना है। नेक्स्ट, काली मिट्टी। क्या आ जाओ, काली। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो दिख रहा है मुरुम, ये शब्द तो सभी सुने होंगे। मुरुम पहले क्या करते थे, अब तो खैर कम मिलता है। पहले क्या करते थे, जब घर बनवाते थे तो हम कॉलम खनाई करते हैं। कॉलम खुदाई करने के बाद उसी में क्या करते हैं, उसको पाटते हैं। दूसरा डीबीसी होता है, डीबीसी के अंदर भी उसको क्या करते हैं, मुरुम को डालते हैं। तीसरा, पुराना जब रोड होता है, पुराने रोड में पहले क्या डाला जाता था, मुरुम डाला जाता था। मुरुमी रोड है ऐसे करके बोलते हैं ना। और क्या, उसी को क्या बोलते हैं, भाटा। गांव में जाते हैं ना सुबह सुबह लोटा लेके भाटा में, है? नहीं समझे? समझ जाओगे। चलो, काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या है? काली मिट्टी को कहते हैं रेगुर। क्या कहते हैं? रेगुर। लेकिन रेगुर से पहले याद रखना कन्हार सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आपका? कन्हार। रेगुर कहते हैं, कन्हार कहते हैं, और क्या कहते हैं, भर्री। क्या कहते हैं? भर्री। और क्या कहते हैं, और कहते हैं चीका। क्या कहते हैं? चीका। ये याद रखिएगा। डोरसा मिट्टी और कछारी मिट्टी को उसी नाम से ही जाना जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ये आपका लोकल नेम है। बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, लोकल नेम से लगातार क्वेश्चन यहाँ से बनते जाते हैं। तो ये आपको याद रखना अच्छे तरीके से। अब इसके अलावा नेचर देखते हैं। नेचर यानी कि प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या समझ रहे हो, कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है, मतलब एसिड है कि बेसिक है, एसिडिटी ज्यादा है कि बेसिसिटी ज्यादा है, मतलब समझ रहे हो? अब ये एसिड और बेसिक को हम किससे मापते हैं? पीएच स्केल से, पीएच मान से। अगर ये पीएच जो है 7 से क्या हुआ, कम हुआ, तो क्या होगा, एसिड होगा। और अगर ये क्या है, 7 से ज्यादा हुआ, मतलब क्या होगा, बेसिक होगा। इतना तो पता ही है ना। तो इसी पीएच स्केल के अकॉर्डिंग हमको यहाँ की मिट्टियों के नेचर को भी जानना है। और उस नेचर को जानने के लिए आप एक चीज याद रखो, लाल मतलब क्या, एसिड। रेड मतलब क्या होगा, एसिड होगा। बस इतना ही याद रख लो। लाल मतलब क्या, एसिड। अब आप देखो, लाल पीली मिट्टी, तो इसका नेचर कैसे होगा भाई, एसिडिक होगा, यानी कि अम्लीय होगा। लाल रेतीली मिट्टी, इसका नेचर भी कैसा होगा, लाल रंग है, मतलब कैसा होगा, अम्लीय होगा। लाल दोमट मिट्टी, इसमें भी लाल रंग है, इसका भी नेचर कैसा होगा, अम्लीय, यानी कि एसिडिक होगा। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी, अब आप देखो ये सब तो लाल है, लेकिन मुरुम का रंग कैसा होता है, हाँ, कत्था। मुरुम का रंग कैसा होता है, कत्था, महरून कहते हैं ना उसको, कत्था। और कत्था क्या होता है, गहरा लाल होता है, मतलब ज्यादा लाल है। और जब ज्यादा लाल है मतलब उसकी एसिडिटी, एसिडिटी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो यहां पर आप इसको लिखिएगा उच्च अम्लीय, हाई एसिडिक। क्या लिखोगे, उच्च अम्लीय, हाई एसिडिक। हाँ, लेटेराइट में उच्च अम्लीय, हाई एसिडिक। समझ गए? और जो आपकी काली मिट्टी है, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी बस में याद रखना ये कैसा है भाई, क्षारीय है। कैसा है, क्षारीय, यानी कि बेसिक है। क्लियर है? ये हो गया आपका क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल इन छत्तीसगढ़। इतने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, और ये आपका क्या है, इंट्रोडक्शन। याद हो जाएगा। सबसे फर्स्ट हमने क्या पढ़ा भाई, क्या नाम है, चिल्ला के बोलो सब कोई, लाल पीली। दूसरे नंबर पे लाल रेतीली। तीसरे नंबर पे लाल दोमट। चौथे नंबर पे लेटेराइट। पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे, और सातवें नंबर पे कछारी मिट्टी। क्लियर, लिख लिया सभी? आगे बढ़े, अब मिटा दो इसको। चल, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रॉक्स पढ़ा था। और रॉक्स में मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो है ये वाला एरिया जो है, ये वाला, ये कौन सा रॉक है, जल्दी बताओ। कौन सा रॉक है, पटक के मारूंगा यहीं आर्कियन बोलोगे तो। जल्दी बताओ जल्दी। ऊपर कौन सा खनिज मिलता है, कौन सा मिनरल मिलता है, कोयला मिलता है। और कोयला किससे बनता है, गोंडवाना से ना। तो ऊपर बताया था ना गोंडवाना जी, इधर रायगढ़ वाला एरिया, यहाँ तक पर कोरबा वाला एरिया, ये क्या है आपका, गोंडवाना। ये कौन सा रॉक है, गोंडवाना। दूसरे नंबर पे याद रखना, दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था
कहाँ गया, ये इस कलर से बना देता हूँ। यहां से लेकर ऐसे करके ये आपको ये पूरा एरिया आपको कैसा मिलेगा, ये कौन से भौतिक विभाग के अंतर्गत आएगा, मतलब ये वाला एरिया कौन सा फिजिकल डिवीजन में आ रहा है, महानदी बेसिन में आ रहा है। पढ़ाया था महानदी बेसिन। और महानदी बेसिन में कौन सा चट्टान या रॉक पाया जाता है, कड़प्पा। क्या पाया जाता है, कड़प्पा। तो ये आपका क्या है, कड़प्पा है। क्या है, कड़प्पा, यही बताया था। और फिर आपको मैंने बताया था कि जो आपका ये वाला हिस्सा है यहां से लेकर पूरा ऐसा नीचे तरफ, ये पूरा एरिया, ये जो येलो कलर में दिख रहा है, ये पूरा आपको मैंने क्या बताया था, आर्कियन बताया था। ये पूरा येलो कलर वाला क्या है, आर्कियन। दिख रहा है अच्छे से, किस साइड में, हाँ मिलता है ना, लेकिन आर्कियन भी तो फैला हुआ है वहां पे, आर्कियन भी फैला। अभी देखिए यहाँ पर जैसे मान के चलो इसको मैं दक्कन ट्रैप बनाऊंगा, इसको यहीं पर से ऐसे करके ये वाला एरिया में मैं क्या बनाऊंगा, दक्कन ट्रैप। समझ गए। तो अब यहाँ पे बॉक्साइट मिल जाएगा, ये आपका हो गया दक्कन ट्रैप। और दक्कन ट्रैप ना सिर्फ यहाँ पर भी, थोड़ा सा यहाँ पर भी, इन एरियाज में भी मिलता है। तो ये हो गया आपका दक्कन ट्रैप। विंध्यन तो छोड़ दो, और कुछ बच गया क्या, नहीं बच गया। अब इन्हीं चट्टानों के अपरदन से हमें किसका निर्माण कराना है, मिट्टियों का निर्माण कराना है। तो यहां पर एक चीज याद रखेंगे कि जो आपकी लाल पीली मिट्टी है उसके बारे में बस एक चीज याद रखना, वो राज्य के इस एरिया में फैला है। ये जो लाइन खींचा हो ना, इस लाइन के ऊपर वाले पूरा भाग में क्या फैला हुआ है आपका, लाल पीली। तो यहां से लेकर ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, लाल पीली मिट्टी, यानी कि रेड येलो सॉइल। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, कि आप लोग क्या बताओगे, छत्तीसगढ़ के ऊपर से लेकर पूरा यहां बीच वाले हिस्से तक पूरे एरिया में क्या फैला हुआ है, लाल पीली। अब ये जो लाल पीली मिट्टी है ये मेजरली कौन से चट्टानों के अपरदन से बनी होगी, कौन से रॉक्स के इरोजन से बनी होगी, बताओ। ऊपर देखो कौन सा रॉक है, उसके बाद कौन सा रॉक है, कड़प्पा। मतलब मेजर रॉक्स तो यही दोनों है ना, मुख्य चट्टानें यही दोनों। इसका मतलब यह है कि लाल पीली मिट्टी का जो निर्माण या फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा, गोंडवाना और कड़प्पा के अपरदन से, यानी कि गोंडवाना और कड़प्पा के इरोजन से। चीजें समझ में आ रही है। अगर आपने रॉक्स अच्छे से पढ़ा हुआ है मिट्टी आसानी से याद हो जाएगा। चलिए फर्स्ट हेडिंग डालिए, लाल पीली मिट्टी। रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल। सबसे फर्स्ट हमको क्या देखना है इसमें, निर्माण देखना है। निर्माण को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन। तो अभी मैंने बताया कैसे होता है फॉर्मेशन इसका, गोंडवाना व कड़प्पा चट्टान के अपरदन से। किसके अपरदन से भाई, गोंडवाना और कड़प्पा चट्टान के अपरदन से बनता है क्या, आपका लाल पीली मिट्टी। ठीक है। इसके अलावा और कैसे बनता है, और याद रखना, ग्रेनाइट सिस्ट, ग्रेनाइट सिस्ट व आर्कियन के अपरदन से। अपरदन मतलब क्या, इरोजन। इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में तो आ जा रहा है ना, आप लोग को बच्चा, नहीं नहीं पीछे उन लोग को आ जा रहा है, आपको नहीं आ रहा है, हंस दिए आप। ये तो लिखा ना इरोजन, ठीक है। टर्म्स में बता दूंगा, चीजों को समझा भी दूंगा, ट्रांसलेट आपको करना पड़ेगा। तो निर्माण कैसे हुआ है भाई इसका, गोंडवाना कड़प्पा चट्टान के अपरदन, अपरदन मतलब इरोजन, क्लियर है। और चट्टान मतलब क्या होता है, रॉक, इनके अपरदन से, इनके इरोजन से किसका निर्माण होता है, लाल पीली मिट्टी का। ठीक है। अब यहां पर लिखना विस्तार, विस्तार, विस्तार मतलब क्या, एक्सटेंशन। विस्तार मतलब क्या, एक्सटेंशन या एक्सपांशन, कहां कहां फैला हुआ है। तो पहले तो आप ये जान लो कि राज्य में लगभग 50 से 55% भाग पर फैला हुआ है। इन द एरिया ऑफ स्टेट 50 to 55%,
50 से 55%। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा भूभाग पर कौन सा मिट्टी फैला है? लाल पीली। तो यहां पर एक पॉइंट आप लिखेंगे कि राज्य में सर्वाधिक विस्तार किसका हुआ है? लाल पीली मिट्टी का। हाईएस्ट एक्सपांशन ऑफ सॉइल इन स्टेट इज रेड येलो सॉइल। राज्य में सबसे ज्यादा विस्तार किस मिट्टी का हुआ है? तो लाल पीली मिट्टी का। ठीक है, अब ये मुख्यतः पाई कहां जाएंगी? देख लो, देखो आप, ऊपर से लेके पूरा यहां तक बीच वाले हिस्से तक, इन पूरे एरियाज में आपको क्या मिलेंगे? लाल पीली मिट्टी मिलेंगी। तो अब इसका विस्तार हम देखते हैं कहां कहां फैला हुआ है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसको क्या लिखे थे हम? ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू। क्या याद रखोगे इसको? ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू, यहां पे फैला हुआ है पूरा। दूसरा याद रखना, छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ प्लेन, इस एरिया में फैला हुआ है। आप देखिए, आपने जब फिजिकल डिवीजन पढ़ा तो ये वाला एरिया किस में पढ़ते थे हम? ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू में पढ़ते थे। और ये वाला एरिया किस में पढ़ते थे हम? छत्तीसगढ़ का मैदान या छत्तीसगढ़ प्लेन में पढ़ते थे। तो यही दोनों मेन एरियाज है जहां पर आपका क्या मिलेगा? लाल पीली मिट्टी मिलेगी। ठीक है, और याद रखना, महानदी घाटी व मांड नदी घाटी, महानदी घाटी व मांड नदी घाटी, तो इसको क्या लिखेंगे? महानदी वैली एंड मांड रिवर वैली। वैली की स्पेलिंग ठीक लिखा हूं? VALLY, VE EY। VALLEY। ठीक, इन एरियाज में फैला हुआ है आपका क्या? लाल पीली मिट्टी। अब आप बताओ कि सर आप बता रहे हो कि लाल पीली मिट्टी तो इन एरियाज में फैला है, तो क्या वो बस्तर में कहीं पर भी नहीं मिलेगी क्या? ऐसा हो सकता है क्या? मिलती है, अधिकांश और मोटे तौर पर जो मिल रही है वो इन हिस्से में मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस्तर एरिया में नहीं मिलेगी, यहां भी क्या है? मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? इसका एक्सपांशन। एक एक चीज क्लियर हो रहा है? अच्छे से चीजें याद, घर जाके कुछ नहीं करना है, बस एक बार पढ़ना बस है 10 मिनट के लिए खोल के, उतने में याद हो जाएगा आपको सब। तो ये हो गया विस्तार। अब इसके बाद याद रखना, प्रकृति यानी कि नेचर। क्या बताया था इसका नेचर मैंने? अम्लीय बताया था। क्या बताया था? अम्लीय। और साथ में याद रखना कहीं कहीं पर क्षारीय। क्या बताया था? कहीं कहीं पर क्षारीय। कैसे क्षारीय? जहां लाल है वहां एसिडिक और जहां पीला है वहां पे बेसिक। लेकिन अधिकांश हाईली क्या रहेगा? ये अम्लीय रहेगा। मोस्टली क्या रहेगा? ये अम्लीय ही रहेगा। ठीक है, और क्या याद करोगे? और इसमें याद रखना, रंग। रंग मतलब क्या? कलर। और कलर को हमको ऐसे याद रखना है, जो लाल रंग है वो क्यों मिलता है लाल रंग? पीला रंग है तो वो क्यों होता है पीला रंग? तो जो लाल रंग है उसके बारे में याद रखना, फेरस ऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से? फेरस ऑक्साइड। और जो पीला रंग है, येलो कलर जो है, वो फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको में याद रखिए, ये पीला ई की मात्रा आ रहा है, ई, और यहां पर फेरिक में भी क्या आ रहा है? ई की मात्रा आ रहा है। तो पीला फेरिक याद रहेगा, और लाल जो है वो फेरस ऑक्साइड। फेरस मतलब क्या होता है? आयरन, यानी कि लोहा, और जिसमें लोहा होगा उसका रंग क्या होगा? लाल होगा। तो इसी वजह से इन मिट्टियों का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो इसका जो रंग है वो समझ में आ गया क्यों ऐसा है। ठीक है, तो लाल रंग किसकी वजह से? फेरस ऑक्साइड। और पीला रंग किसकी वजह से? फेरिक ऑक्साइड। फिर याद रखना, फसल, क्रॉप्स, कौन सी फसल के लिए क्या होती है? ये उपयुक्त होती है। आप मेरे को थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस बता दो, मैं नहीं जान रहा हूं कि कौन सी फसल इसमें होती है, मैं एग्जाम देने गया हूं, लेकिन मेरे को इतना पता है कि भाई बीच में ही तो महानदी बहती है,
और बीच में ही महानदी का क्या बनता है, मैदान बनता है, द प्लेन ऑफ महानदी या प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़। और ऊपर से भी नदियां आती हैं, नीचे से भी नदियां जाती, इसीलिए यहाँ पर मैदान बनता है। और मैदान में ही तो सबसे ज्यादा क्या होती है, खेती होती है। और वो भी किसकी खेती होती है, धान की होती है। तो इस मिट्टी में सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है, धान। तो क्रॉप्स या फसल में क्या आ जाएगा इंपॉर्टेंट में, धान आ जाएगा। ठीक है, फिर याद रखना इसका स्थानीय नाम, क्या याद रखोगे, स्थानीय नाम यानी कि लोकल नेम। क्या बताया था लोकल नेम, मटासी। लोकल नेम क्या बताया था, मटासी, ये इसका स्थानीय नाम है। ठीक है, लोकल नेम इसका क्या बताया, मटासी बताया। दूसरा चूना, चूना को क्या बोलते हैं, लाइम। इस मिट्टी में चूने की मात्रा पाई जाती है, लिखो, इस मिट्टी में चूने की मात्रा पाई जाती है। मिट्टी में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं कि नहीं होते, जो पौधों को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। तो जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं, और जो मिट्टी के जो प्रमुख पोषक तत्व है वो तीन फेमस है, कौन कौन सा, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस। उसी को हम क्या बोलते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इतना पता है ना, क्यों जी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके। तो याद रखेंगे एनपीके की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। मतलब छत्तीसगढ़ के सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की क्या मिलेगी, कमी मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, कुछ न कुछ पोषक तत्वों की उसमें क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। ठीक, क्लियर है। अब ये जो लाल पीली मिट्टी है, इसमें क्या पाई जाती है, रेत की मात्रा पाई जाती है, रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। रेत मतलब समझते हो, सैंड। ये जो लाल पीली मिट्टी है इसमें रेत की अधिक मात्रा पाई जाती है। अब मेरे को एक चीज बता दो आप, जिस भी मिट्टी में अगर रेत की अधिक मात्रा होगी, क्या वो मिट्टी उपजाऊ होगी क्या, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, होगी तो क्यों होगी। बताओ। मतलब कि जल धारण करने की क्षमता क्या होगी उसकी, कम होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी कम होगी। मतलब पानी को वो सोख के नहीं रख पाएगा, पानी को छोड़ देगा वो जल्दी, और जब छोड़ देगा पानी को तो खेती अच्छे से उसमें नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी यह मिट्टी धान की खेती के लिए क्या मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। इसमें आपने क्या लिखा कि इसमें कुछ गहराई में क्या मिलता है, चूना मिलता है, चूने की मात्रा। दूसरा, इसकी एनपीके में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तीसरा, इसमें रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, इस वजह से इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, लिखो, इस वजह से इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, लेकिन फिर भी यह खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन फिर भी यह खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उपयुक्त मतलब समझ रहे हो बच्चों, कोई भी वर्ड अगर चीज समझ में नहीं आए, जैसे मैं क्या ज्यादातर हिंदी में ही यूज करता हूं, अगर नहीं आ रहा है ना तुरंत आप पूछिएगा, कंफ्यूज नहीं रहना है किसी भी चीज के लिए। ये हो गया। चलिए अब इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज देख लेते हैं। विशेषता, हेडिंग डालो, स्पेशलाइज या स्पेशल, इस मिट्टी में क्या खासियत है। तो ध्यान रखना, एक होती है भाटा मिट्टी, और भाटा मिट्टी को मैंने क्या बताया, किस मिट्टी को भाटा मिट्टी बोलते हैं, लेटेराइट को। किसको बोलते हैं, लेटेराइट। एक चीज याद रखिएगा, लेटेराइट हमेशा वहां मिलेगी जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, हाईलैंड्स है, वहीं पर क्या मिलेगी, लेटेराइट मिलेगी। तो लेटेराइट जो हो गया वो, और एक मिट्टी है आपकी कन्हार मिट्टी। कन्हार मतलब क्या होती है भाई, ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। काली मिट्टी हमेशा फ्लैट मैदानी क्षेत्र में मिलेंगी, एकदम मैदानी क्षेत्र में, एकदम प्लेन एरियाज में मिलेंगी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। जैसे कि आपने तालाब देखा, तालाब, तालाब में क्या होता है भाई, गर्मी के दिनों में दरार पड़ जाती है ना, वैसी काली मिट्टी में भी क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है। तो ये जो मिट्टी है ना आपकी, कौन सी, रेड येलो सॉइल या लाल पीली मिट्टी, ये भाटा मिट्टी की अपेक्षा एज कंपेयर टू लेटेराइट सॉइल,
कम ऊंचाई पर मिलती है और काली मिट्टी की या कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर मिलती है। मतलब सबसे ऊंचाई पर क्या मिलेगी आपको? लैटेराइट मिलेगी। उसके बाद क्या मिलेगी? लाल पीली मिलेगी। उसके बाद क्या मिलेगी? काली मिलेगी। तो लिखो इस पॉइंट को, यह मिट्टी भाठा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर। यह मिट्टी मतलब कौन सी मिट्टी ना? रेड येलो लाल पीली के लिख रहे हैं ना। यह मिट्टी भाठा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर तथा काली मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर मिलती है। फिर दूसरा पॉइंट लिखना, यह राज्य की दूसरी सबसे उपजाऊ मृदा है। इसमें लोहे और रेत की मात्रा पाई जाती है। ये हो गया आपका क्या? रेड येलो सॉइल। क्लियर है? तो एक बार मैं सरसरी तौर पर इसका मैं रिवाइज करा देता हूं ताकि चीजें आपको याद हो जाए आसानी से। सबसे पहले हमने देखा क्या कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किसके इरोजन से होता है? ऊपर क्या है? गोंडवाना, नीचे क्या है? कडप्पा। तो गोंडवाना और कडप्पा के अपर्दन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है भाई? लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है, रेड येलो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया। दूसरा किसके अपर्दन से होता है? ग्रेनाइट सिस्ट और आर्कियन चट्टान। यहाँ पे दिख रहा है ग्रेनाइट सिस्ट और आर्कियन के अपर्दन से क्या होता है? आपका लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। विस्तार कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है राज्य के? 50 से 55। मतलब क्या है? राज्य में सर्वाधिक विस्तार कौन सी मिट्टी का है? हाईएस्ट एक्सटेंशन ऑफ सॉइल किसकी है? लाल पीली का है। फिर हमने क्या पढ़ा कि कहां कहां मिलता है? तो पूर्वी बघेलखंड पठार, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू। आप लोग नहीं जान रहे होंगे, आप लोग बस जान लो कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इसी को बोलते हैं ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू। ये सरगुजा डिवीजन है। इस सरगुजा डिवीजन का ये वाला एरिया को कहते हैं ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू कहते हैं। क्लियर है? अब ये जो ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू है, इसके अलावा और कहाँ मिलता है? ये छत्तीसगढ़ के मैदान में मिलता है, यानी कि छत्तीसगढ़ प्लेन में। और कहाँ मिलता है? महानदी घाटी और मांड नदी घाटी में। यानी कि ये जो बीच वाला एरिया है पूरा महानदी घाटी, और ये वाला एरिया क्या कहलाता है? आपका मांड नदी घाटी। यहां पर मिलता है। ठीक। दंडकारण्य में भी मिलता है। दंडकारण्य मतलब आपका कौन सा? बस्तर वाला, वहां भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है। इसकी जो इसका जो नेचर है, यानी कि जो प्रकृति है, वो कैसा है भाई? अम्लीय। और कहीं कहीं पर क्या देखने को मिलता है? क्षारीय देखने को मिलता है, बेसिक देखने को। लेकिन अगर एग्जाम में दोनों दिया हो तो आप किसको लगाओगे? एसिडिक लगाओगे, अम्लीय लगाओगे। ठीक। रंग, इसका कलर कैसा होता है? जो लाल रंग होता है वो किसके वजह से होता है? फेरस ऑक्साइड। और जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से। पीला और लाल कंफ्यूज थोड़ी होगी, नहीं होगे ना, क्योंकि पीला में ई की मात्रा आ रहा है, फेरिक में भी क्या आ रहा है? ई की मात्रा आ रहा है। फिर है बताना क्या फसल, कौन सी फसल फेमस है? ये धान। सर्वाधिक खेती किसकी होती है? धान की होती है। इसका जो लोकल नेम है वो क्या है भाई? आपका मटासी। और इसमें चूने की क्या होती है? प्रधानता, या चूना इसमें क्या है? पाया जाता है। साथ में याद रखिएगा एनपीके की क्या पाई जाती है इसमें? कमी। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। पोटेशियम ना। और रेत की मात्रा इसमें होती है अधिक, इस वजह से इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है, और इसलिए यह मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ नहीं होती। लेकिन फिर भी जो है ये खेती के लिए क्या होती है? उपयुक्त, या धान की खेती इसमें होती है। और क्या बताया मैंने कि यह भाठा मिट्टी की तुलना में कम ऊंचाई पर और काली मिट्टी की तुलना में अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। और क्या बताया मैंने इसमें? और कुछ बताया? और लिख लो, इसमें चीका पाया जाता है, चीका की मात्रा भी पाई जाती है। चीका को बोलते हैं क्ले, CLAY, क्ले। नाम सुने हो? क्ले मिट्टी में होता है ना, क्ले जो मिट्टी को चिकना बनाता है, उसी को बोलते हैं क्ले। तो उसको हिंदी में बोलते हैं चीका। तो इस मिट्टी में चीका की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन ज्यादा नहीं पाई जाती। सबसे ज्यादा चीका की मात्रा किसमें पाई जाती है? तो काली मिट्टी में, क्योंकि सबसे चिकनी मिट्टी जो होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है। यहाँ पर आपका जशपुर सामरी पाट प्रदेश आएगा, और यहाँ नीचे तरफ क्या आएगा? आपका दंडकारण्य पठार या दंडकारण्य प्लेटू। क्लियर है? तो इस पूरे एरिया में कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? लाल पीली मिट्टी मिलेगी। समझ आ रहा है? अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन। सबसे पहले तो क्या देखना है? फॉर्मेशन, निर्माण कैसे होता है इसका। तो यहां पर कोई ना कोई क्या मिलेंगी? रॉक्स मिलेंगी, है ना। उन्हीं रॉक्स के इरोजन से ही क्या बनेगा? आपका मिट्टियां बनेंगी। और वो कौन सी मिट्टी होगी? लाल रेतीली। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी, अच्छा दूसरा नाम बाद में बताता हूँ, पहले इसी को देखो फॉर्मेशन कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कौन सी चट्टान अधिकांश पाई जाती है भाई? कौन सा रॉक्स पाया जाता है? रॉक्स पढ़े हो ना? कौन सा पाया जाता है? धारवाड़। क्या सिर्फ धारवाड़ मिलता है क्या? और क्या मिलता है? आर्कियन। धारवाड़ और आर्कियन।
हमने पढ़ा था ना रॉक्स में। तो ये पूरा एरिया कल मैं बताया था, ये इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या मिलता है, ये पूरा आपका क्या है, आर्कियन है। ये पूरा आपका क्या है, आर्कियन। और इसी आर्कियन के बीच बीच में आपको क्या मिलेगा, धारवाड़। तो आर्कियन और धारवाड़ के ही इरोजन से आपको क्या मिलेगा, लाल पीली सॉरी लाल रेतीली या रेड सैंडी सॉइल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। मतलब जो चट्टान जहां पर मिलेगी उसी चट्टान के इरोजन से ही क्या बनता है, मिट्टी बनता है। तो निर्माण में लिखिएगा आर्कियन, आर्कियन व धारवाड़ के अपर्दन से, आर्कियन व धारवाड़ के अपर्दन से लिखते चलिए। रेड सैंडी सॉइल फॉर्मेशन कैसे होगा, आर्कियन और धारवाड़ के अपर्दन। अपर्दन मतलब क्या बताया था कल, इरोजन। अपर्दन मतलब क्या बताया था, इरोजन। इतना तो समझ में आ जाता है ना, ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है। ठीक, चले अब देखते हैं, फॉर्मेशन हो गया, निर्माण हो गया। अब इसका देखते हैं स्थानीय नाम। क्या देखते हैं, स्थानीय नाम। तो कल बताया था, कल टेबल बनवाया था, क्या बोलते हैं इसको, याद कियो नहीं कियो, स्थानीय नाम। टेबल बनवाया था ना कल, हम्म, पढ़े हो, क्या बोलते हैं तो, टिकरा। देख डाला झांक के, ठीक, क्या बोलते हैं, टिकरा। क्या बोलते हैं भाई, टिकरा। अब देखो यहां पर नाम क्या लिखा है, रेतीली, रेत को और क्या बोलते हैं हिंदी में, बालू। तो इसका जो दूसरा नाम मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, लाल बलुई। दूसरा नाम क्या मिलेगा, लाल बलुई मिट्टी मिलेगा। क्या मिलेगा, लाल बलुई। ठीक है, ये हो गया लाल बलुई मिट्टी, ये हो गया। विस्तार, विस्तार को क्या बोलते हैं, एक्सपांशन। तो लिख लो, राज्य के 25 से 30% भाग पर इसका क्या है, एक्सपांशन है। अब मैंने आपको बता दिया कहाँ फैला हुआ है, नीचे। तो दूसरा एक्सपांशन में क्या लिख लोगे आप, बस्तर डिवीजन। क्या लिखोगे, बस्तर संभाग या बस्तर डिवीजन, यहां फैला हुआ है। और इसी बस्तर डिवीजन को क्या कहते हैं, दंडकारण्य का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, दंडकारण्य का पठार, यानी कि दंडकारण्य प्लेटू। तो इन दो एरिया में फैला हुआ है आपका क्या, रेड सैंडी सॉइल, इन दो एरिया में। अब इन दो एरिया में फैला हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इधर नहीं पाया जाएगा, इधर भी पाया जाएगा, लेकिन अधिकांश जो है वो यहाँ पे फैला हुआ, मैक्सिमम इस एरिया में फैला हुआ है। अब आप देखिए कि इसमें फसल कैसी होगी, फसल, क्रॉप्स। ठीक है, अब बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचने का तरीका हम डेवलप करते हैं। राजस्थान में बारिश कम होती है, सबको पता है। राजस्थान में ही क्या है, डिजर्ट है, सबको पता है, मरुस्थल है ना, रेत है, मतलब कि बारिश कम होती है वहां पर। लेकिन राजस्थान के लोग कौन सा रोटी खाते हैं पता है किसी को, बाजरा का। और किसका खाते हैं, मक्का का। ठीक है, मक्का का। वही पंजाब के साउथ, हरियाणा वाले साउथ में भी आओगे तो उस एरिया में भी बाजरा, मक्का, रागी, ये सब चलता है, जौ, ज्वार। और ये सब क्या होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स कहते हैं इंग्लिश में। मिलेट समझते हो, मिलेट्स, ये जितने भी आपके हैं ना, ये सब के सब मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स कहलाते हैं। अब आप सोचिए कि वहां पर जो है बारिश कम होती है, लेकिन ये सारी चीजें क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। अब उसी चीज को आप लिंक कीजिए इससे कि ये मिट्टी कैसी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी है मतलब इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। हमने लाल पीली में भी पढ़ा था कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी क्या होती है, कम होती। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या पाई जाती है, रेत की मात्रा पाई जाती है। लेकिन इसका नाम ही रेतीली है, मतलब इसमें रेत की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। और ज्यादा होगी मतलब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और कम होगी। समझ पा रहे हो। तो जब और कम होगी तो ऐसे फसल इसमें उगेगा ना, जो ऐसे क्षेत्र में या ऐसे रीजन में उगता है जहां पर बारिश क्या होती है, कम, या जिन फसलों को कम पानी की क्या होती है, आवश्यकता। तो अब बताओ राजस्थान में हम क्या उगा रहे हैं, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, रागी, सारे के सारे मोटे अनाज, मिलेट्स उगा रहे हैं। तो वही फसलें जो है इस मिट्टी में भी उगेंगी। तो इसमें मोटे तौर पर आप क्या लिख लो, मोटे अनाज लिख लो। मोटे अनाज इंग्लिश में लिखना मिलेट्स, इंग्लिश में क्या लिखोगे, मिलेट्स। ठीक है, और समझने के लिए लिख लो, जौ लिख लो, कोदो कुटकी लिख लो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे।
हमारे यहाँ जो मोटे अनाज में आएगा ना, वो सबसे फेमस है आपका क्या, कोदो कुटकी। सबसे फेमस क्या, कोदो कुटकी। कोदो कुटकी अलग अलग होता है ना दोनों, नाम सुने हो कभी जीवन में, सुने हो? हाँ। को हाँ, हाँ वैसी टाइप का है, जैसे गेहूं होता है ना, बाजरा होता है, वैसी टाइप का। फिर इसके बाद ज्वार ले लेना, ज्वार, मक्का ले लेना, बाजरा ले लेना, रागी ले लेना। ये सब के सब मोटे अनाज में आएंगे, जो कि बस्तर एरिया में उगते हैं। और कौन सी मिट्टी में उगते हैं, तो आपके लाल रेतीली मिट्टी में उगते हैं। क्लियर? ये हो गया। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, स्पेशल देख लेते हैं भाई, इसमें क्या क्या स्पेशल चीज है, विशेषताएं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, हेडिंग डालिए विशेषता, उसमें लिखिएगा इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। द कंपोजिशन ऑफ सैंड इज हाई इन दिस सॉइल। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसकी जल धारण क्षमता यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता WHC, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसकी जल धारण क्षमता यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, किंतु फिर भी, बट यह मोटे अनाजों की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। किंतु फिर भी मोटे अनाजों की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, फिर लिखना नेचर, प्रकृति। तो इसका नेचर कैसा होगा भाई, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? एसिडिक होगा, तो लिखना अम्लीय, एसिडिक। इनका नेचर कैसा होगा, अम्लीय यानी कि एसिडिक होगा। ठीक है, और क्या बताना है इसमें, और बताना स्पेशल में ही एक पॉइंट दे के लिखना, इसमें आयरन की मात्रा होती है। लाल रंग है ना, लाल रंग है मतलब क्या है, आयरन की मात्रा है, लोहे की मात्रा है, आयरन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती। कल ही मैंने आपको बताया था कि जो भी लाल रंग का दिखेगा उसमें क्या होगा, आयरन होगा, है ना। तो आयरन की मात्रा इसमें अधिक है, इसलिए इसका रंग कैसा है, लाल। और इसमें याद रखना नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, कम पाई जाती है। कल हमने कंपोजिशन देखा था NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो छत्तीसगढ़ की सभी मिट्टियों में NPK की क्या पाई जाती है, कमी ही पाई जाएगी, ध्यान रखेंगे। हो गया, ये हो गया आपका लाल रेतीली या रेड सैंडी सॉइल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग डालो, रेड लोमी सॉइल। मतलब दोमट को लोमी ही कहते हैं ना, मैं श्योर नहीं हूं, मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए मैंने लिख दिया। अब आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार कि लाल दोमट को क्या कहते हैं। हाँ, कल तो लिखवाया था ना, कल भी तो वैसी था मैं भी। ठीक है, चलो अब देखना है हमको, पहले तो ये कहाँ मिलता है बस इसको जान लो। बस्तर में ही मिलेगा, जो आपका ये है बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, ये वाला जो रेंज है ना, यानी कि सदन छत्तीसगढ़, या ये कह लो सदन बस्तर। अब इसमें ये जिला कौन कौन सा आ रहा है, ये कौन सा जिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सुकमा है। ये कौन सा है, सुकमा। ये कौन सा है, बीजापुर। और ये कौन सा है, दंतेवाड़ा। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आप लोगों को, कितने डिस्ट्रिक्ट में, 3। तो ये है आपका क्या, रेड लोमी सॉइल यानी कि लाल दोमट मिट्टी। तो यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी की बात अगर चल रही है, तो सबसे पहले हमको देखना है क्या, निर्माण। निर्माण को क्या कहते हैं भाई, फॉर्मेशन, कि इसका फॉर्मेशन होता कैसे है ना। तो बताओ इस एरिया में मैंने आपको बताया था कौन सी चट्टानें मिलती है, कौन से रॉक्स मिलते हैं, धारवाड़ मिलते हैं, और कौन सा मिलते हैं, आर्कियन मिलती है। तो इसमें याद रखेंगे कि इसका जो फॉर्मेशन होता है ना, वो आर्कियन और ग्रेनाइट के अपर्दन से होता है। किसके अपर्दन से होता है, आर्कियन और ग्रेनाइट के अपर्दन से होता है, यानी कि इरोजन ऑफ आर्कियन एंड ग्रेनाइट रॉक्स, आर्कियन और ग्रेनाइट के अपर्दन से होता है। ठीक है, फिर याद रखिएगा विस्तार, इसका जो एक्सपांशन है वो कितने भाग पर है, तो 10 से 15% एरिया पर है। और विस्तार कहां कहां है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ यानी कि सदन छत्तीसगढ़, सदन छत्तीसगढ़, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं क्या, दक्षिणी बस्तर, सदन बस्तर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं।
स्पेशली जिले को लिख लेना, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर का दक्षिणी हिस्सा, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर का दक्षिणी हिस्सा, इस एरिया में पूरा फैला हुआ है आपका क्या, रेड लोमी सॉइल यानी कि लाल दोमट मिट्टी। ठीक, अब इसमें क्या याद रखोगे, इसमें पॉइंट देके लिखना कि इसमें भी क्या होती है भाई, आयरन की अधिकता होती है। इसमें भी क्या होती है, आयरन की अधिकता, यानी कि जो आयरन है वो ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसका कलर कैसा है, लाल। आयरन की अधिकता होती जरूर है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की क्या होती है, कमी होती है। ठीक, फिर जल धारण क्षमता, अच्छा इसको बाद में लिखना, पहले लिखो, इसमें बड़े बड़े बोल्डर आकार के पत्थर होते हैं। बोल्डर समझते हो, गिट्टी होता है बड़ा वाला, गिट्टी जानते हो, गिट्टी, उसका बड़ा वाला होता है ना पत्थर, उसी को बोल्डर बोलते हैं। तो ऐसे ही बड़े बड़े साइज के क्या मिलते हैं, इसमें पत्थर मिलते हैं, किसमें, लाल दोमट में। अब बताओ कि जब रेत मिल रहा था तब तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या थी, कम थी, तो अब बोल्डर मिल रहा है, तो अब बताओ इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी, और कम होगी, है ना। तो लिखना, इसमें बड़े बड़े बोल्डर आकार के पत्थर होते हैं, इसलिए इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। ठीक, लेकिन फिर भी, ठीक, बड़े बड़े बोल्डर आकार के क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, जल धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है, लेकिन फिर भी सिंचाई की पर्याप्त सुविधा से, सिंचाई, इरिगेशन, लेकिन फिर भी सिंचाई की पर्याप्त सुविधा से मोटे अनाजों की खेती की जाती है। ठीक है, ये हो गया लाल दोमट मिट्टी। और इसमें याद रख लेना, यह कम आर्द्रता ग्राही होती है, कम आर्द्रता ग्राही, आर्द्रता ग्राही मतलब ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी एब्जॉर्बर, कम आर्द्रता ग्राही मतलब समझ रहे हो, बरसात के दिनों में देखिएगा घरों की दीवारें क्या हो जाती है, गीली हो जाती है, इसका मतलब क्या है, वो ह्यूमिडिटी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना। ये जो मिट्टी होती है, अच्छा, जो बाकी मिट्टी होती है वो लंबे समय तक उस ह्यूमिडिटी को अपने अंदर क्या करती है, बनाए रखती है, ठंडी रहती है ना, लेकिन ये मिट्टी जो है ऐसी नहीं होती, ये क्या कर देती है, बहुत ही कम मात्रा में या बहुत ही कम लेवल पर क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और फिर धीरे से क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। तो जब मिट्टी में नमी ही नहीं रहेगी, ह्यूमिडिटी ही नहीं रहेगी, तो वो खेती अच्छे से कहाँ हो पाएगी, तो इसलिए वो मिट्टी फर्टाइल नहीं होती। बस इतना ही है, ये है हो गया आपका क्या, लाल दोमट मिट्टी। नेक्स्ट अगला हेडिंग डालिए, लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी का सबसे पहले हम देखते हैं क्या, निर्माण यानी कि फॉर्मेशन। दूसरा देखते हैं इसका अन्य नाम, यानी कि जो लोकल नेम है या अदर नेम है। तीसरा देखते हैं इसका विस्तार, कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, चौथा देखते हैं फसलें, कौन कौन सी खेती इसमें हो सकती है। पांचवा हमको देखना है इसकी विशेषताएं, क्या देखनी है, विशेषताएं। ठीक है, चलो सबसे पहले निर्माण। अब देखो लेटेराइट, सबसे पहले चीज आप ये याद रखना कि लेटेराइट मिट्टी या लेटेराइट सॉइल वहां मिलेगी जहां ऊंचाई क्या हो, अधिक हो, जहां ऊंचाई क्या हो, अधिक हो। सपोज सरगुजा वाला एरिया, जब आप सरगुजा तरफ जाओगे तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, हाईलैंड्स मिलेंगे, तो जहां हाईलैंड्स होगा वहीं पर क्या होगा, लेटेराइट मिलेगा। दूसरा वहां पर क्या हो, बारिश ज्यादा हो, क्या हो वहां पे, बारिश ज्यादा हो, तो उन एरियाज में क्या मिलेंगे, लेटेराइट। अब ये लेटेराइट होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं निक्षालन कहते हैं, क्या कहते हैं, निक्षालन, लीचिंग, LITCHING,
लीचिंग, सुने हो नाम लीचिंग का? रिस रिस कर नीचे जाना, कहते हैं ना मिट्टी में होता है ना लीचिंग होता है, पानी रिस रिस के कहाँ जाता है, नीचे जाता है। वैसे ही इस मिट्टी में क्या होती है कि जब बारिश होती है, तो जब बारिश होती है ना, तो जो ये हाईलैंड्स है ना, पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र है ना, यहाँ से ये मिट्टी कहाँ चली जाती है, नीचे की ओर जाती है, और नीचे की ओर जाकर क्या हो जाती है, इन एरियाज में जम जाती है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस को कहते हैं लेटराइजेशन, हिंदी में कहते हैं क्या, निक्षालन। और यही से जो मिट्टी बनी है उस मिट्टी को कहते हैं क्या, लेटेराइट मिट्टी। समझ में आया? तो लेटेराइट मिट्टी हमको वहां मिलेगी जहां पर क्या हो, पहाड़ हो, हमारी भाषा में क्या कहा जाए, पहाड़, या पर्वत हो, या उच्च भूमि हो। कैसा हो, उच्च भूमि या पठारी क्षेत्र हो, मतलब कि मैदानी क्षेत्र से ऊपर होना चाहिए, उस एरिया में बारिश होनी चाहिए, तब तो जाकर बारिश होगी, तभी तो इसकी ऊपरी परत को लेकर यहाँ नीचे लाकर क्या करेगी भाई, वो जमाएगा ना, इरोजन करेगा ना। तो इस तरीके से क्या होता है भाई, लेटेराइट मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया? तो दो चीज याद रखना है आपको लेटेराइट मिट्टी के लिए, पहला क्या याद रखोगे, कहां मिलेगी, हाईलैंड्स में। दूसरा क्या होना चाहिए, वहां पे बारिश होना चाहिए, बारिश अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो लिखिएगा, निर्माण में लिखिएगा निक्षालन की प्रक्रिया के द्वारा, निक्षालन की प्रक्रिया द्वारा, यानी कि प्रोसेस ऑफ लेटराइजेशन, ब्रैकेट में लीचिंग लिख लेना, प्रोसेस ऑफ लेटराइजेशन ब्रैकेट में लीचिंग, कॉमा करके लिखना, लेटेराइट मिट्टी कूटकों के उच्च शिखर, हिंदी वाले क्या लिखेंगे भाई, कूटकों के उच्च शिखर, हिंदी वाले लिखना कूटकों के उच्च शिखर, और इंग्लिश में लिखना हाईलैंड्स, इंग्लिश में क्या लिखोगे, हाईलैंड्स वाले एरिया में मिलते हैं, क्षेत्र में मिलते हैं, वाले एरिया में मिलते हैं, क्षेत्र में मिलते हैं। ऐसे जगहों पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है। अन्य नाम क्या बताया था कल, इसको क्या बोलते हैं भाई, भांठा, है ना, और क्या बोलते हैं, मुरुमी, और क्या बोलते हैं, भवन निर्माण मृदा, क्या कहते हैं, भवन निर्माण मृदा, ये कहा जाता है। इतने सारे इसके क्या है, नाम है। जनरली जो कॉमन यूज होता है एग्जाम्स में पूछता है, वो पूछता है किसको, भांठा को, किसको पूछता है, भांठा मिट्टी। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं विस्तार, कहां कहां मिलेगा भाई ये। तो सबसे पहला एरिया याद रखना, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, ये याद रखेंगे। क्या याद रखोगे, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, यहां पे मिलती है आपकी क्या, लेटेराइट मिट्टी ज्यादातर। अब ये जशपुर सामरी पाट प्रदेश है कहाँ पे, तो कल मैं आपको बताया था, कल नहीं बताया था, पहले बताया था, ये जो एरिया है ना, ये वाला, यही एरिया क्या कहलाता है आपका, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, ये कहलाता है। ये पूरा एरिया जिसमें कौन सा जिला आएगा आपका, जशपुर जिला आएगा, ऊपर कौन सा जिला है, बलरामपुर है, और बगल में कौन सा जिला है, सरगुजा है। इस एरिया में आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी, लेटेराइट। अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये हाईलैंड्स है भाई, एवरेज, ऑन एवरेज देखा जाए तो बहुत ऊंचा क्षेत्र है। दूसरा, यहाँ पर बारिश भी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी और कहाँ मिलती है, थोड़ा सा आपको मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, धमतरी महासमुंद हाईलैंड्स पढ़ा था, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, ये हमने पढ़ा था। तो ये हो गया। तो यहां पर हमने क्या देखा भाई, विस्तार कहां देखा, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, और कहां लोगे, और ले लेना कहां, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि में, और थोड़ा सा कहां देख लेना, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, यहां पर थोड़ा सा कहां दिखेगा आपको, कोरबा वाले एरिया में भी दिखेगा थोड़ा सा। इन एरियाज में आपको क्या देखने को मिलता है, लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। और लिख लेना क्या, जगदलपुर के हाईलैंड्स में, जगदलपुर के उच्चावच
क्षेत्रों में, जगदलपुर के उच्चावच क्षेत्रों में, यानी कि इन द हाईलैंड्स ऑफ जगदलपुर। जगदलपुर कहाँ है? बस्तर। ये जो बस्तर है ना, ये वाला, इसी को जगदलपुर बोलते हैं। ये हो गया विस्तार। अब देखो फसलें, क्या देखोगे? फसलें। ठीक, यहां पर क्या दिख रहा है आपको? पाट प्रदेश दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पाट प्रदेश। अब इस पाट प्रदेश में देखिए, मैंने आपको बताया था कि पाट प्रदेश ऐसे होता है भाई। ऊपर क्या होगा? प्लेन होगा, है घास का मैदान, और दोनों साइड पे कैसे होंगे? सीढ़ी नुमा ढलान होगा। सीढ़ी नुमा ढलान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, कल पता करके आना। ठीक है, पार्ट का मतलब क्या समझ रहे हो? ऊपर में क्या होगा? घास का मैदान, प्लेन होगा ऊपर हाईलैंड्स में, और साइड साइड में कैसा होगा? ऐसा ढलान होगा, सीढ़ी नुमा ढलान होगा। अब आप सोचिए कि जो सीढ़ी नुमा ढलान वाला क्षेत्र होता है, वहां पर धान की खेती हो सकती है क्या? मतलब जहां पर फ्लैट एरिया है वहां पर तो हो जाएगा, वहां पर धान की खेती हो जाएगी। दूसरा, आप ये देखो कि ये तो पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र है मतलब यहाँ पर पत्थर वाली मिट्टी पाई जाएंगी। पहाड़ में कैसी मिट्टी होती है? पथरीली होगी ना। तो वहां पर धान की खेती हो पाएगी क्या? नहीं। गेहूं हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। साग सब्जी हो पाएगी क्या? हो सकती है। क्यों? क्योंकि सब्जियों को पानी की कम जरूरत पड़ती है। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, चाय। क्या है? चाय। एक गर्म चाय की प्याली हो, ठीक, कोई मुझको पिलाने वाली हो, तो ये जो चाय है, इसकी खेती होती है कहाँ पे? आपके इस एरिया में, जो जशपुर सामरी पाट प्रदेश बताया। मतलब कि जो आपकी फसलें हैं, वो फसलों में क्या आ जाएगा आपका? बागानी फसलें। क्या आ जाएगी भाई? बागानी, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी क्रॉप्स। बागानी, बागानी मतलब समझते हो? नहीं समझते? उद्यानिकी, गार्डनिंग कहते हैं ना। जैसे फूल हो गया, मसाले हो गए, आपके सब्जियां हो गई, आपके फल हो गए, ये सब बागानी फसलों में आते हैं। ऐसे फसलों को कम पानी की जरूरत पड़ती है। चाय की फसल को भी कम पानी की जरूरत पड़ती है। अब देखो, यहां से बारिश होगी, पानी यहां से बहकर निकल जाएगी, रोक तो सकते नहीं ना पानी को वहां पे। और धान की खेती के लिए हमको खेत चाहिए एक तो प्रॉपर, जिसमें पानी 3 महीने तक भरे रहे। 1 किलो धान के लिए 5,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। 5,000 लीटर पानी 1 किलो धान के लिए, तो इतना पानी चाहिए होता है। तो ऐसे जगहों पर जहां पर लेटेराइट मिट्टी पाई जा रही है, उसमें कौन सी फसलें होती है? बागानी। इसमें नहीं समझ में आया तो लिख लेना, फल, फूल और सब्जी, और सबसे इंपॉर्टेंट है चाय। ये सारी फसलें होती है किसमें? आपके लेटेराइट मिट्टी में। देखो, मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग उसको क्या कर पाओ? कैच कर पाओ। नहीं तो मैं 1 घंटे में भी मिट्टी पढ़ा सकता हूँ, आधे घंटे में भी मिट्टी पढ़ा सकता हूँ। तो जब आप लोग एक बार पढ़ लोगे यहाँ पे, एक पूरा छत्तीसगढ़ एक बार पढ़ लोगे अगले 3 से 4 महीने के अंदर, ठीक है, 3 महीने लगेगा, अभी से 3 महीना लगेगा। जब आप एक बार पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद फिर जब सेकंड आओगे, तो आप लोग क्या रहोगे? थोड़ा स्ट्रांग रहोगे। तब मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। तब आप लोग को चीजें क्या लगेगी? आसान लगेगी। एक बार में चीजें क्लियर नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार में आपको क्या हो जाए? क्लियर। आपकी अपनी मेहनत भी क्या करनी है भाई? रंग लाएगी। कि आप घर जाके कितना कवर करते हो उसको, घर जाके आप उसको रिपीट करते हो कि नहीं करते हो? घर जाके आप जो, जैसे मैप में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ यहाँ पर मिल रहा है, तो उस मैप को आप अपने कॉपी में ड्रॉ करते हो कि नहीं करते हो? जब तक नहीं करोगे तब तक आपको एरिया पूरा क्लियर नहीं होगा। आप लोग को बच्चा घबराना नहीं है। आप लोग जब वीडियो देखोगे ना ऐप में, तो वहां से शुरुआती जो वीडियो 2 3 4 वीडियो देखोगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए अब इसकी देखते हैं विशेषता। तो विशेषता में देख लो भाई, कैसी मिट्टी है? भवन निर्माण मृदा है ना भाई। कैसी मिट्टी? भवन निर्माण मृदा, मुरुमी मिट्टी। मतलब लिखना, बड़े बड़े, बड़े बड़े क्या होते हैं इसमें? कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है। विशेषता यानी कि स्पेशल में लिखना पॉइंट देके, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों की क्या होती है? अधिकता होती है। बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों की क्या होती है? अधिकता होती है। अब बताओ, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ज्यादा पाएंगे तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी? कम होगी। तो लिखो, इसलिए इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। इसलिए इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। ठीक। अब देखो, इसका रंग कैसा होता है भाई? रंग गहरा लाल। कैसा रंग है इसका? गहरा लाल, जिसको हम क्या बोलते हैं? कत्था। गहरा लाल यानी कत्था। मतलब क्या है? कत्था है मतलब एसिडिक है। और कैसा एसिडिक है? हाईली एसिडिक है। लिखना, यह गहरे लाल रंग की मिट्टी है।
गहरे लाल रंग की मिट्टी है जो उच्च अम्लीय है, हाईली एसिडिक है। गहरे लाल रंग की मिट्टी है जो उच्च अम्लीय है, हाईली एसिडिक है। उच्च अम्लीय है, हाईली एसिडिक है, तथा इसमें लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। कंपोजिशन ऑफ आयरन, इसमें लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है, आयरन, आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, यह मिट्टी एल्यूमिनियम और लोहे की अधिकता के कारण, क्या क्या, एल्यूमिनियम और लोहे की यानी कि आयरन की अधिकता के कारण इस मिट्टी में कुछ गहराई पर चूने की मात्रा पाई जाती है। यह हो गया आपका क्या, कौन सी मिट्टी, लेटेराइट। और लेटेराइट मिट्टी के एरिया समझ में आ गए, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ कहाँ, कोरबा वाले एरिया में थोड़ा सा, और छिटपुट स्थानों पर इधर उधर पाई जाती है, जगदलपुर वाले एरिया में पाई जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला हेडिंग डालिए आप, काली मिट्टी। अगला क्या पढ़ना है हमको, ब्लैक सॉइल। ठीक है, सबसे पहले इसका निर्माण देखते हैं, फॉर्मेशन। दूसरा, अन्य नाम देखते हैं और किस किस नामों से जाना जाता है। तीसरा, विस्तार देखते हैं, कहाँ कहाँ मिलेगा। चौथा, प्रकृति देख लेंगे भाई, नेचर कैसा है इसका। पांचवा, विशेषताएं देख लेंगे। अच्छा, पांचवा क्या देखना है, फसलें देखनी है, कौन कौन सी फसलें इसमें पाई जाती है। और छठवां क्या देख लेंगे, इसकी विशेषताएं देख लेंगे, स्पेसिफिक। ठीक है, चलो सबसे पहले तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है तो इसको जान लो। ये होता है बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपर्दन से। अपर्दन मतलब क्या, इरोजन। इरोजन समझते हो ना, घिस जाना। ठीक है, अब ऐसा चट्टान, ऐसा रॉक्स जो क्या हो, जिसमें बेसाल्ट हो, और वो कैसी चट्टान हो, लावा। लावा मतलब समझते हो, जब वोल्केनो इरेक्शन होता है, ऊपर आएगा, कहीं पर जम जाएगा, जमने के बाद उसमें जो बेसाल्ट की मात्रा अधिक पाई जाएंगी ना, तो वो जो क्या होगा, घिसेगा बाद में, तो उससे जो मिट्टी बनेगी वो मिट्टी कौन सी मिट्टी होगी, काली मिट्टी होगी, ब्लैक सॉइल होगी। बेसाल्ट क्या है, एक प्रकार का चट्टान में पाए जाने वाला कंपोजिशन होता है। बेसाल्ट जो है यौगिक होता है, समझ, कंपाउंड होता है जो उसमें मिलता है चट्टान में। ठीक है, तो ये हो गया बेसाल्ट। जैसे एल्यूमिनियम होता है ना, बॉक्साइट जैसे होता है, वैसी बेसाल्ट होता है, समझ लो। तो बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपर्दन से, इससे क्या होता है भाई, ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। अब अन्य नाम देख लो, इसको और क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, रेगुर। सबसे पहला नाम याद रखना, कन्हार याद रखना। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, कन्हार, कन्हारी मिट्टी ऐसे करके नाम सुने भी होगे आप लोग, कन्हार। और क्या बोलते हैं, रेगुर कहते हैं, क्या कहते हैं, रेगुर। और क्या कहते हैं, भर्री कहते हैं, क्या कहते हैं, भर्री। और क्या कहते हैं, चीका कहते हैं, चीका। और कुछ लिखाया था क्या, ठीक है, इतना ही है। अगर काली मिट्टी के बारे में पूछे तो आपको इन सब नामों को याद रखना है, कन्हार, रेगुर, भर्री और चीका। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं विस्तार, कहाँ कहाँ मिलेगा भाई, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में मिलेगा, कहाँ पे बता रहा हूं मैं, मैकल के पूर्वी भाग में। कहाँ मिलेगा, मैकल के पूर्वी भाग में। और कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा धमतरी महासमुंद उच्च भूमि में, धमतरी महासमुंद हाईलैंड्स, यहाँ पे मिलेगा। अधिकांश तो इन्हीं क्षेत्रों में मिलता है भाई। अब इसको थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन कर देते हैं, जैसे कवर्धा, क्या लिख दिया मैं, कवर्धा। और क्या लिख दिया मैं, मुंगेली। मैकल के सारे पूर्वी भाग है ना, मुंगेली के अलावा बेमेतरा, क्या है, बेमेतरा। और लिख लेना राजनांदगांव, राजनांदगांव। ठीक, थोड़ा सा मिलेगा कहाँ, रायपुर में, धमतरी में, गरियाबंद में, महासमुंद में, इन एरियाज में मिलेंगे आपको ये पूरे के पूरे। मैकल सीरीज जो है आपका, ये है आपका पूरा मैकल, बताया था इसके बारे में, नहीं बताया था तो जान जाओगे, ये है आपका क्या, मैकल। अब ये जो मैकल सीरीज है, मैकल ये जो दिख रहा है, इसके लेफ्ट साइड में यानी कि पूर्वी हिस्से में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मैकल। तो ईस्टर्न पार्ट कौन सा, यही होगा, ये आपका कवर्धा है, बचा हुआ कवर्धा। ये बेमेतरा है, ये मुंगेली है, ये आपका केसीजी है, ये राजनांदगांव है। इन एरियाज में क्या मिलेंगे आपको,
ब्लैक सॉइल मिलेगा। साथ में धमतरी महासमुंद उच्च भूमि वाला ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, इन एरियाज में क्या मिलेगा आपको? ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। तो राज्य में बहुत कम जगहों पर कम मात्रा में पाई जाती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक है, अब देखते हैं प्रकृति। तो प्रकृति मैंने क्या बताया था, इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारी यानी कि बेसिक। कैसी होती है? क्षारी यानी कि बेसिक, ये होती है। फिर देखो सबसे इंपॉर्टेंट है फसलें। क्या है? फसलें। तो एक होता है गन्ना, एक होता है कपास, एक होता है गेहूं, चना, सोयाबीन। ये प्रमुख फसलें हैं जो किसमें होती है? आपके काली मिट्टी में होती है। क्या क्या बताया? गन्ना, कपास, गेहूं, चना, सोयाबीन। अब आप थोड़ा सा भारत में देख लो, कुछ ऐसा दिखता है भारत। भारत में ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला महाराष्ट्र, गुजरात, ये वाला गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इधर से नीचे आओगे तो कर्नाटका वाला एरिया होगा, और थोड़ा सा जुड़ेगा यहाँ से आपका तेलंगाना, और इधर से आपका तमिलनाडु। ये जो पूरा एरिया है ना, पूरा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो आपकी काली मिट्टी है वो इसी एरिया में पाई जाती है। कौन से एरिया में? इस एरिया में। और ये जो एरिया है, ये एरिया आपका कहलाता है दक्कन का पठार। क्या कहलाता है? दक्कन का पठार कहलाता है। समझ में आया? डेक्कन प्लेटू कहते हैं इसको, नाम सुना होगा आपने, दक्कन का पठार। तो ये जो दक्कन का पठार है, ये बना किससे है? बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों से बना है। मतलब ज्वालामुखी इरेक्शन जब हुआ, वोल्केनो इरेक्शन जब हुआ, तो वहां से जो लावा जम गई, उस लावा के जमने से ही इस दक्कन के पठार का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है, अब जब ये दक्कन का पठार धीरे 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 क्या होगा? इरोजन होगा उसका, तो वहां पर जो मिट्टी बनेगी वो कौन सी मिट्टी होगी? काली मिट्टी होगी। तो पूरे भारत में काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है पूछे तो बताना गुजरात में, फिर बताना महाराष्ट्र में, उसके नीचे बताना कर्नाटका में, और बगल में बताना तमिलनाडु के ऊपरी वाले हिस्से में, थोड़ा सा तेलंगाना वाले हिस्से में। यही पूरा दक्कन का पठार है, यहीं पर क्या मिलती? काली मिट्टी। अब दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? अच्छा, यूपी भी है ना, पश्चिमी यूपी भी है इसमें, पश्चिमी यूपी। गन्ने का प्रोडक्शन, एक है गन्ने का उत्पादन और एक है शक्कर का उत्पादन, दोनों में आगे पीछे होते रहते। गन्ना सबसे ज्यादा मिलता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के उस हिस्से में मिलता है जहां पर सबसे कम बारिश होती है। जहां पर सबसे कम, बरार वाला क्षेत्र सुने हो? विदर्भ, बरार, ये वाला जो क्षेत्र है, मतलब कि महाराष्ट्र का ईस्टर्न साइड, यहां पर सबसे कम बारिश होती है, लेकिन उसी एरिया में सबसे ज्यादा क्या होता है? गन्ना। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बता रहा हूं, आप सुने भी होंगे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ मिलता है? कवर्धा। ये देखिए कवर्धा है, और ये कवर्धा को मैंने आपको बताया है कि ये किस में आता है? वृष्टि छाया में आता है, मतलब सबसे कम बारिश वाले क्षेत्र में आता है। सबसे कम बारिश पूरे छत्तीसगढ़ में, सबसे कम बारिश कहाँ होता है? कवर्धा में होता है। लेकिन सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ उगता है? और गन्ना की खेती, गन्ना का फसल ऐसा फसल है कि अगर आप 1 एकड़ में गन्ना लगाए हो तो अगले 4-5 एकड़ के जो बोरवेल का पानी है ना, वो सब सूख लेता है वो, और सब अपने अंदर भर लेता है गन्ना में। तभी तो उसको चूस चूस के खाते हैं ना, उसका रस निकाल के पीते हैं। तो धान को, 1 किलो धान को 5 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो एक ठो गन्ने को 10,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए। तो गन्ना उसी एरिया में ग्रो करेगा जहां पर अच्छा खासा ग्राउंड लेवल में क्या हो? पानी हो। ठीक। अब दूसरी चीज जानना, ये जो मिट्टी है काली मिट्टी, ये मिट्टी सारे मिट्टियों में सबसे ज्यादा चिकनी मानी जाती है। कैसी होती है? चिकनी। और जो मिट्टी सबसे ज्यादा चिकनी होगी वो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी क्या होगी उसकी? सबसे ज्यादा होगी। मतलब कि लंबे समय तक वो पानी को अपने अंदर क्या करेगी भाई? स्टोर करके रखेगी। जब स्टोर करके रखेगी तो बाद में क्या करेगी? उसको रिलीज भी करेगी। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कवर्धा में सबसे कम बारिश होती है। पूरा छत्तीसगढ़ में सबसे कम बारिश वाला जिला पूछे तो क्या बताओगे? कवर्धा। लेकिन यहाँ पर गन्ने की खेती क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, जिसका मेन रीजन क्या है? काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया ये गन्ना। दूसरा, कपास की खेती के लिए भी बहुत ज्यादा क्या मांगता है? पानी मांगता है भाई। कपास मतलब समझता, कॉटन, कॉटन कहते हैं। गेहूं, चना, इन सब में तो कम पानी मांगता है, लेकिन ये इन मिट्टियों में होती है। अब विशेषताएं लिखना। विशेषताओं में फर्स्ट पॉइंट लिखना, यह सभी मिट्टियों में सबसे ज्यादा चिकनी मिट्टी है। कम वर्षा यानी कि कम रेनफॉल में, लो रेनफॉल में चिपचिपी हो जाती है। चिपचिपी मतलब समझ रहे हो?
चिखला गा चिखला, समझ गए, कीचड़। कम वर्षा में चिपचिपी हो जाती है। अगला पॉइंट लिखना, इस मिट्टी की जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत अत्यधिक होती है, कर लो। राज्य की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, हाईली फर्टाइल सॉइल इन द स्टेट। फिर लिखना अगला पॉइंट, फेरिक टाइटेनियम, फेरिक टाइटेनियम, फेरिक टाइटेनियम की उपस्थिति के कारण, लिखो फेरिक टाइटेनियम, यहां पे लिखा है फेरिक टाइटेनियम की उपस्थिति के कारण फेरिक टाइटेनियम की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। फेरिक टाइटेनियम की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। अगला पॉइंट लिखना, इस मिट्टी में फॉस्फेट, नाइट्रोजन और जीवाश्म यानी कि फॉसिल का अभाव पाया जाता है। इस मिट्टी में फॉस्फेट, नाइट्रोजन और फॉसिल का अभाव पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और फॉसिल यानी कि जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी यानी कि हाईलैंड्स, उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी, उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को भर्री कहते हैं, भर्री कहते हैं। इसका एक नाम भर्री लिखे हो ना, तो वो भर्री जो होता है ना, वो हाईलैंड्स में जो मिलता है उसी को ही क्या कहते हैं, भर्री कहते हैं। समझ गए। ये इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके बारे में, आपके काली मिट्टी के बारे में। दूसरा एक पॉइंट और लिख लेना, चीका, क्ले। चीका की मात्रा, कंपोजिशन ऑफ क्ले 50 से 55% होती है। चीका की मात्रा 50 से 55% होती है, मतलब कि यह वह मिट्टी है जिसमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है, क्ले मिलता है या चीका मिलता है। और जिस मिट्टी में क्ले सबसे ज्यादा होगी उस मिट्टी की चिकनाहट भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और जिस मिट्टी की चिकनाहट सबसे ज्यादा होगी वो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जिस मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी वो फसल या खेती के लिए क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक। और उर्वर होगी, मतलब कि फर्टाइल होगी, बहुत ज्यादा उर्वर होगी। तो काली मिट्टी में देखिएगा कभी भी जो है बहुत कम ही फर्टिलाइजर्स हमको यूज करना पड़ता है, नेचुरली वो मिट्टी क्या करवा देती है, फसल को ग्रो करा देती है। दूसरा आप देखे होगी क्या चीज, आपने देखा होगा कि तालाब, क्या देखा है, तालाब, तालाब गर्मी के दिन में क्या हो जाता है, सूख जाता है। और सूख जाने के बाद उसमें क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है। देखिए हो, सूखा हुआ तालाब देखियो ना, उसमें दरारें पड़ जाती है। तो तालाब में जो मिट्टी मिलती है वो कौन सी मिट्टी है, आपकी काली मिट्टी। चिकनी होती है, चिकनी होने के कारण सूख जाती, सूख के दरारें पड़ जाती। जब दरारें पड़ जाती है तो जो सूर्य की किरणें हैं, सन रेस है, वो नीचे तक जाती है, मिट्टी के अंदर तक। तो जो पोषक तत्व है ना वो भरपूर मात्रा में उस मिट्टी को क्या होती है, मिलती है। तो एक पॉइंट लिख लो कि इस मिट्टी में गर्मी के दिनों में दरारें पड़ जाती है। ठीक है। और कम बारिश में क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। और गर्मी के दिनों में क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है। पूरा नहीं लिखा रहा हूं, दरारें पड़ गई अगर किसी में तो सन रेज कहां तक जाएगा, पूरा नीचे तक जाएगा। और नीचे तक जाएगा मतलब उसको क्या मिलेगा भाई, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, किसको, मिट्टी को। इसलिए उसकी फर्टाइल जो कैपेसिटी होती है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, उर्वरक क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हमने 5 मिट्टियां पढ़ लिया अच्छे तरीके से। कल हम पढ़ेंगे डोरसा और पढ़ेंगे कछारी मिट्टी, फिर हमारा मिट्टी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो कल आप अच्छे से इसको पढ़ के आइएगा। दूसरा, काली मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जा रही, कौन कहाँ कहाँ पर पाई जा रही, कल मैं बता दूंगा पूरा एक मैप में कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जा रही। फिर उस मैप को आप अपने कॉपी में क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट और लिख लेना काली मिट्टी में, कि राज्य की 15 से 20% कृषि, राज्य में 15 से 20% कृषि इसी मृदा में की जाती है।
राज्य में 15 से 20% कृषि इसी मृदा में की जाती है। 15 से 20% जो पूरे राज्य में जो खेती होती है ना, वो 15 से 20% कौन सी मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में होती है। क्लियर है? फैक्ट समझ में आ गया क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? चलिए अगला हेडिंग डालिए, डोरसा। देखिए दो चीजें जान लीजिएगा, जो डोरसा मिट्टी है ना, ये एक्चुअल में कोई नई मिट्टी नहीं है, ये दो मिट्टियों का मिक्सअप है। और ये वहां पर मिलती है जहां पर लाल पीली मिट्टी मिलती है, और जहां पर काली मिट्टी। जैसे अगर इसका फॉर्मेशन आप देखोगे, इसका निर्माण आप देखोगे डोरसा मिट्टी का, तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है वो लाल पीली प्लस काली, इन दोनों मिट्टियों से ही क्या हुई है? बनी है। लाल पीली को क्या कहते हैं हम लोग? मटासी। क्या कहते हैं? मटासी। और काली मिट्टी को क्या कहते हैं? कन्हार। तो मटासी और कन्हार के मिक्सअप से जो मिट्टी बनती है वो क्या कहलाती है? आपके डोरसा। ध्यान रखेंगे एग्जाम में इंग्लिश में भी ऐसे ही लिख के देता है, मटासी और कन्हार के मिक्सअप को क्या कहते हैं। इंग्लिश में भी मटासी और कन्हार लिख देता है। तो आपको लोकल नेम याद रखने पड़ेंगे कि किस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिखो। फॉर्मेशन लिख लिए कि लाल पीली और काली मिट्टी के मिश्रण से बनती है, कॉमा करके लिखना, ग्रेनाइट रॉक से बनती है। फिर लिखिएगा विस्तार, एक्सपांशन। लिख लो महानदी वैली, महानदी घाटी, कबीरधाम, कॉमा करके लिखना कबीरधाम, कॉमा दुर्ग। और लिखना कॉमा करके लिखना दंडकारण्य के शबरी और इंद्रावती नदी की घाटियों में। द वैलीज ऑफ शबरी एंड इंद्रावती रिवर्स इन दंडकारण्य। शबरी और इंद्रावती की घाटियों में। घाटी को क्या बोलते? वैली बोलते। अगला पॉइंट लिखना, इस मिट्टी के दो सीरीज है, दो श्रेणियां हैं। एक में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, अब ये कितने मिट्टियों से मिलकर बन रहा है? दो मिट्टी से। एक मिट्टी कौन सी है? मटासी। एक मिट्टी कौन सी है? कन्हार। तो एक टाइप की जो डोरसा मिलेगी या एक सीरीज की जो डोरसा मिलेगी, उसमें मटासी क्या होगी भाई? ज्यादा होगी। मटासी क्या होगी? ज्यादा। और एक में क्या है भाई? कन्हार ज्यादा होगी। ठीक है, तो दो श्रेणियां हैं, दो सीरीज है। पहली सीरीज में लिखना, नीचे लाइन से लिखना, पहली श्रेणी या पहली सीरीज में मटासी की मात्रा अधिक होती है। द क्वांटिटी ऑफ मटासी इज हाई। पहली श्रेणी में मटासी की मात्रा अधिक होती है, तथा दूसरी श्रेणी में कन्हार की मात्रा अधिक होती है। अगला पॉइंट लिखना, धान के लिए उपयोगी मृदा है। इट इज यूजफुल फॉर पैडी। राज्य की 30% कृषि, 30% एग्रीकल्चर या फार्मिंग ऑकर इन दिस सॉइल। नेचर लिख लेना, प्रकृति, क्षारीय प्रकृति की होती है। ये हो गई आपकी क्या? प्रमुख मिट्टी। एक मिट्टी बच गई, कौन सी भाई? कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी को क्या बोलेंगे? एलुवियल। स्पेलिंग ठीक लिखा हूं? एलुवियल की स्पेलिंग ठीक है? ठीक, इसी को बोलते हैं। अगर आप इंडिया के लेवल पे जाओगे तो कल मैंने बताया था कछारी को क्या कहते हैं? जलोढ़। क्या कहते हैं? जलोढ़। अब ये जलोढ़ को एक्चुअल में बोलते हैं एलुवियल, लेकिन आपको एग्जाम में एलुवियल ना देके वो क्या देगा? कछारी ही देगा। इंग्लिश में भी क्या लिख के देगा? कछारी ही लिख के देगा। तो कछारी का मतलब कल बताया था क्या होता है? नदी के किनारे पाई जाने वाली क्या? मिट्टी, वही क्या कहलाती है? आपकी कछारी मिट्टी। अब बताओ छत्तीसगढ़ की मेन रिवर, मेन नदी कौन सी है? महानदी है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, जैसे कि शिवनाथ है, खारून है, हसदेव है। तो जो मेन रिवर है छत्तीसगढ़ में, ये बीच में जो बहती है ना, जो महानदी शिवनाथ नदी ऐसे करके बीच में जो बह रही है ना, तो ये पूरा एरिया जो महानदी के और शिवनाथ नदी के आसपास का जो एरिया है, उनके दोनों साइड जो घाटियां या वैलीज वाला एरिया है, उन्हीं एरियाज में क्या मिलेगा आपको? कछारी मिट्टी मिलेगी। तो पहली चीज तो आप ये जान लो कि जो कछारी मिट्टी है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, पहला। ठीक है, अभी रुक जाओ मैं लिखा रहा हूं। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, इसका फॉर्मेशन तो ऐसा ही होगा। दूसरा, मिलेगा कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो जहां नदी बहेगी वहीं मिलेगा। मुख्य रूप से नदी यहाँ कहाँ बहती है भाई? मध्य मैदानी भाग में। कहाँ बहती है? मध्य मैदानी। और मध्य मैदानी जो भाग है, वो मध्य मैदानी भाग किसके द्वारा बना हुआ है? महानदी और शिवनाथ नदी।
जो आपका सेंट्रल प्लेन है छत्तीसगढ़ का, ये वाला हिस्सा, ये किसके द्वारा फॉर्मेट किया गया है? महानदी और शिवनाथ रिवर के द्वारा क्या किया गया है? बनाया गया है। तो महानदी और शिवनाथ की जो साइड साइड वाले एरिया है, जिसको हम क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे, वैली कहेंगे, उसी एरिया में क्या मिलेगा आपको? कछारी मिट्टी मिलेगी। समझ में आ गया? अब नहीं समझ में आ रहा है तो इतना जान लो कि आपके गांव में कोई नरवा या नाला बहता है ना, तो उसके किनारे भी जो मिट्टी है वो भी क्या कहलाती है? कछारी कहलाती है। तो कछार बोल देते हैं ना आमतौर पर, कछार मोड़ या कछार गहरा ऐसे करके। ठीक, दूसरा याद रखना कि ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो। एक होती है पाल कछार। क्या होती है? पाल कछार। और एक होती है पटपर कछार। क्या होती है? पटपर कछार। एक पाल कछार और एक पटपर कछार। इंग्लिश में भी यही नाम मिलेगा आपको, पाल कछार और पटपर कछार। पाल कछार जो होती है वो कहाँ मिलेगी आपको? मैदान में मिलेगी, यानी कि प्लेन्स वाले एरिया में मिलेगी। कौन से एरिया में मिलेगी? प्लेन, मैदानी भाग में। और जो पटपर कछार जो होती है ना, ये आपको मिलेगी हाईलैंड्स में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? हाईलैंड्स, यानी कि उच्च भूमि वाले क्षेत्र में मिलेगी। अब देखो नदी जो है, ये कोई पहाड़ है? यहां से ही तो नदी बहेगी ना, और फिर यहां पर आकर किस में बहेगी? वो मैदान में बहेगी। हिल से निकलेगी, माउंटेन से निकलेगी, जिधर ढाल होगा उधर जाएगी स्लोप की तरफ, और बहेगी कहां पर? वो जहां प्लेन होगा। तो जो प्लेन होगा यहां पर आपको क्या मिलेगा? पाल। और जो ये ऊपर वाला हिस्से में जो मिट्टी है इसके किनारे किनारे वाला, वहां पर क्या मिलेगा? पटपर। समझ में आया? हो रहा है क्लियर? अब इसको भूल जाओगे आप लोग। दो चीज याद रखना, जैसे जो पटपर कछार है, पटपर कछार, ये जो पटपर कछार मिट्टी है ये कहां पर मिल रही है? हाईलैंड्स वाले एरिया में। तो हाईलैंड्स वाले एरिया में जब ये मिलेगी तो क्या ये चिकनी होगी या फिर इसमें कंकड़ पत्थर अधिक होंगे? कंकड़ पत्थर अधिक होंगे। तो कंकड़ पत्थर अधिक होंगे तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी? कम होगी। और जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, इसका मतलब क्या है? ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होगी। तो मतलब ये कह रहा है कि जो पटपर कछार है ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती या उपजाऊ नहीं होती। और जो पाल कछार है वो कहाँ मिल रहा है आपको? मैदानी भाग में। तो ऊपर से जब नदी बहते हुए आ रही है, हर साल नया नया मिट्टी अपने अगल बगल में वो जमाते हुए जा रही है, तो ये मिट्टियों में क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स और जो पोषक तत्व है, मिनरल्स है, वो अधिक मात्रा में मिलेंगे। और जब अधिक मात्रा में मिलेंगे तो उसकी उर्वरक क्षमता भी क्या होगी? फर्टिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। और वो कृषि के लिए क्या होगी? उपयुक्त होगी या उपजाऊ होगी, फर्टाइल होगी वो जो सॉइल होगा। तो दो चीजें हैं, पाल कछार क्या होती है भाई? उपजाऊ होती है। और पटपर कछार क्या होती है? अनुपजाऊ होती है। इसको इंग्लिश में फर्टाइल कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? इनफर्टाइल, अनफर्टाइल, क्या बोलेंगे? अनफर्टाइल बोलेंगे। ठीक, तो फर्टाइल और अनफर्टाइल समझ में आ गया? अब कैसे याद रखोगे? पाल, किसानों का पेट तभी पलेगा जब मिट्टी क्या होगी? उपजाऊ होगी। नहीं तो पलेगा क्या? और किसान जरूरी है ना सभी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। तो पाल याद रखना, किसानों का पेट तभी पलेगा जब मिट्टी वहां की क्या होगी? उपजाऊ होगी। ठीक है, चले हेडिंग डालिए, कछारी मिट्टी, उसमें लिखिएगा, कछारी मिट्टी में लिखिएगा फॉर्मेशन लिखना, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को कछारी मिट्टी कहते हैं। विस्तार लिखना, एक्सपांशन, कि राज्य के मध्य मैदानी भाग में, इन द सेंट्रल प्लेन ऑफ स्टेट, यह मिट्टियां पाई जाती है महानदी और शिवनाथ नदी की घाटियों में, स्पेशली इन द महानदी एंड शिवनाथ रिवर वैलीज। फिर लिखना, यह दो प्रकार की होती है, दे आर टू टाइप्स। फर्स्ट लिखना पाल कछार, सेकंड क्या लिखोगे? पटपर कछार। पाल कछार और पटपर कछार। पाल कछार में लिखना, यह मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, इट इज फाउंड इन द प्लेन एरिया, और यह उपजाऊ होती है, एंड इट इज फर्टाइल सॉइल। दूसरा लिखना पटपर कछार, पटपर कछार में क्या लिखोगे? यह उच्च भूमि यानी कि हाईलैंड्स वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तथा यह अनुपजाऊ होती है, अनफर्टाइल। ब्रैकेट में लिख लेना पटपर कछार में भरतपुर, भरतपुर कहाँ? एमसीबी वाला, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर हो गया, उस एरिया में पाई जाती है। और पाल कछार कहाँ पाई जाएगी? तो मध्य मैदानी भाग में, यानी कि सेंट्रल प्लेन में। उसके बाद एक शब्द यूज होता है, उसको बोलते हैं परती। क्या बोलते हैं? परती या पड़ती। इसी को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं परिया। नाम सुनो इसका? किसको बोलते हैं ये नहीं पता है, लेकिन खेत को बोलते हैं। हाँ,
नहीं, जैसे मान के चलो किसी जमीन पे आप लगातार 4-5 सालों तक क्या कर लियो, खेती की हो, फसलें उगाओ, तो उस जमीन की जो उर्वरक क्षमता है, पोषक शक्ति है, वो कम हो जाती है। फर्टिलिटी उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसको हम क्या कर देते हैं, 2-3 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं। तो परिया छोड़े हन ए साल खेत का, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब कि उस पे खेती ना हो। तो लिख लो परिया का मतलब, लिख लो, पूछता है ये, परिया का मतलब लिख लो, जिस भूमि पर खेती ना हो। इसके बाद लिखिएगा सॉइल फाउंड इन बस्तर एरियाज। अब बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कहने का मतलब क्या है, रेड सैंडी सॉइल और रेड लोमी सॉइल, यानी कि लाल रेतीली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी, यही दोनों तो मिलती है। बताया था ना, बस्तर में इस वाले एरिया में पूरा आपका लाल रेतीली और इस वाले एरिया में क्या है, लाल दोमट मिट्टी, बताया था। लेकिन इन मिट्टियों को बस्तर में दूसरे दूसरे नामों से जाना जाता है, बस्तर में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उन नामों को आपको याद रखना है। और ये मिट्टी जो है उच्च से निम्न की ओर जाएंगी, उच्च भूमि से निम्न भूमि की ओर, मतलब हाईलैंड्स टू लोलैंड, हाईलैंड्स टू लोलैंड। जैसे कि अगर ये पठारी क्षेत्र है तो इस वाले पे जो मिट्टी पाई जाएगी उसको अलग नाम से जाना जाएगा, इस वाले का अलग, इस वाले को अलग और इस वाले को अलग। तो उच्च से निम्न की ओर जो पाई जाती है बस्तर में मिट्टी, उसको आप कैसे याद रखोगे, मटी बाग। कैसे याद रखोगे, मटी बाग। मां से है मरहान, टी से है टिकरा, बा से है बाड़ी और ग से है गभार। बाड़ी को ही माल कहते हैं, ये मिट्टियों के नाम है। बाड़ी को ही क्या कहते हैं, माल कहते हैं। मरहान, टिकरा, बाड़ी, गभार, और बाड़ी को ही क्या कहते हैं, माल कहते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला लिखो सरगुजा। ये तो बस्तर क्षेत्र हो गया। सरगुजा क्षेत्र में जो मिट्टियां पाई जाती है, हाँ, सरगुजा क्षेत्र में जो मिट्टियां पाई जाती है, और सरगुजा में भी कैसा होगा, उच्च भूमि से निम्न भूमि की ओर। तो ये कैसे होगा भाई, हाँ, टीछा गाप, कैसे, टिकरा, छावर, गाद छावर और बाहरा। टिकरा, छावर, गाद छावर और बाहरा, टीछा गाब। ये हो जाएगा टिकरा, ये हो जाएगा छावर, ये हो जाएगा गाद छावर और ये हो जाएगा बाहरा। तो ये बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियां हैं, ये सरगुजा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियां हैं, और इनको हमेशा इस सीक्वेंस में जमाने को एग्जाम में देता है कि इनको उच्च भूमि से निम्न भूमि की ओर जमाइए। तो जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है जी। चले, ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं मृदा वर्ग। थोड़ा सा ये लास्ट टॉपिक है ना, मृदा वर्ग। मृदा वर्ग कहने का मतलब ये है कि जो सॉइल का कैटेगरी है ना, ICAR नाम सुनो, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये पूरे भारत में जो भी आपके कृषि संबंधित रिसर्च होता है उसकी हेड कंपनी है या हेड संस्थान है कौन, ICAR। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका क्या करती है, संचालन। मान के चलो कि किसी भी एरिया में कोई नया प्रोडक्ट हुआ है, नया प्रोडक्ट कहने का मतलब कोई नया वनस्पति हो गया या नया धान की किस्म हो गई, फसलें हो गई। जैसे आपने अभी सुना होगा बीच में एक चावल बहुत फेमस था 1008, सुने हो नाम, नहीं सुने हो? अच्छा, इस चावल का नाम सुने होगे, श्री राम, श्री राम चावल का नाम सुने हो, नहीं सुने हो? अच्छा, बासमती का नाम सुने हो, इंडिया गेट बासमती राइस, इसका नाम तो सुने, चो लंबा लंबा, हाँ, खाने में भी अच्छा लगता है। ठीक, इसके अलावा आपने सुना होगा विष्णु भोग का नाम सुना है,
विष्णु भोग नहीं सुने हो? खंडा का नाम सुने हो? तो क्या का नाम सुने हो? कोई चावल का नाम बताओ ना का। उष्णा चाउर के नाम सुने हैं नोनी? हाँ वही कति किया तुम मनो। ठीक। तो जो उष्णा चावल है, कौन सा चावल? उष्णा। ये चावल की एक किस्म है। अब इस उष्णा चावल से कुछ नया चावल अगर बन रहा है, अब देख तो रहे हो बहुत सारे हाइब्रिड टेक्निक आ गए हैं, उससे एक नया किस्म बन रहा है, तो उसको वेरीफाइड कौन करेगा? आईसीएआर करेगा। तो आईसीएआर ने भारत के मिट्टियों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, उन कैटेगरी के अलग अलग नाम है, तो आपको याद रखना है मिला टावर याद रखना है, ठीक है। अब इसको कहानी पे जोड़ लो। मिला टावर को कैसे कहानी पे जोड़ोगे? मान के चलो आप किसी गांव में गए हो और उस गांव में आपका कोई दोस्त आपको फोन करता है, तो आपका आवाज अच्छे से नहीं जाता उस तक, तो फिर आप उसको क्या बोलते हो? मिला टावर। तो मैं बताता हूं आपको ऐसा करके, तो उसी को याद रखना। एम से याद रखिए मटासी। क्या याद रखोगे? मटासी। आई से याद रखिए इंसेप्टिसॉल। क्या याद रखोगे? इंसेप्टिसॉल। नाम सुनो कभी जीवन में? ऑक्सीसॉल, अल्टीसॉल, वर्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल नहीं सुनो? अल्टीसॉल, अल्फीसॉल, ये सब नाम याद रखना है। मटासी को क्या कहते हैं? इंसेप्टिसॉल। मटासी कौन से मृदा वर्ग में आती है? इंसेप्टिसॉल में आती है। ठीक। फिर है एल। एल से क्या है? लेटेराइट। एल से क्या है? लेटेराइट। लेटेराइट याद रखना। अल्टीसॉल। अल्टीसॉल क्या है? अल्टीसॉल। और कभी ध्यान रखना ऑक्सीसॉल भी देगा ना तो भी सही है, अगर ऑक्सीसॉल देगा तो भी सही है। फिर आ जाओ टी से। टी से क्या बताए? टिकरा। अब टिकरा कौन सी मिट्टी है? जल्दी बताओ फटाक से। टिकरा कौन सी मिट्टी है? हाँ, रेड सैंडी, लाल रेतीली मिट्टी को क्या कहते हैं? टिकरा। तो लाल रेतीली मिट्टी का नाम क्या है? ए से क्या होगा? इससे भी होगा अल्टीसॉल। क्या होगा जी? अल्टीसॉल। समझे? और वी से याद रखना। वी से है वर्टिसॉल। क्या है? वर्टिसॉल। और आर से याद रखना रेगुर। अब बताओ रेगुर किस मिट्टी का नाम है? रेगुर किस मिट्टी का नाम है? हम्म, काली। कौन सी मिट्टी का नाम है? काली, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल को क्या कहेंगे? वर्टिसॉल। लाल रेतीली को क्या कहेंगे? अल्टीसॉल। ठीक। लेटेराइट को क्या कहेंगे? अल्टीसॉल या ऑक्सीसॉल। और मटासी यानी कि लाल पीली को क्या कहेंगे? इंसेप्टिसॉल। समझ में आ रहा है? पहले ये कोड को लिखो, कोड में जो लिखा है उसको लिखो, फिर उसके बाद यहां पे मैं लिख रहा हूं उसको लिखना। ये है लाल पीली, ये है लाल लेटेराइट, ये है लाल रेतीली, और ये है काली। लाल पीली को क्या लिखे भाई? मटासी को देखो इंसेप्टिसॉल लिखे, इंसेप्टिसॉल। फिर इसके बाद लेटेराइट को क्या लिखे है? एल। लेटेराइट अल्टीसॉल। अल्टीसॉल या ऑक्सीसॉल। अल्टीसॉल या ऑक्सीसॉल। लाल रेतीली को आपने क्या लिखा है? लाल रेतीली मतलब क्या? टिकरा। टिकरा को लिखा है, फिर से अल्टीसॉल लिखा है, अल्टीसॉल। और काली मिट्टी को क्या लिखा है आपने? रेगुर है ना काली मिट्टी, रेगुर। तो ये है आपका वर्टिसॉल। क्या है? वर्टिसॉल। इज दैट क्लियर? हो गया? ये हो गया हमारा सॉइल का टॉपिक कंप्लीट। अब इसको मिटा, अब कहां पर कौन सी मिट्टी मिलती है उस मिट्टी को बस बता रहा हूं मैं। चलो अब देख लेते हैं कहां कहां पर कौन कौन सी मिट्टी मिलती है। तो सबसे पहले देखो इस वाले एरिया में, ये ऊपर पूरा, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा आपका?
लाल पीली या रेड येलो। क्लियर। इसके बाद नीचे ये वाला एरिया पूरा आपका क्या कहलाएगा? ये है आपका पूरा लाल, रेतीली या रेड सैंडी सॉइल। ये वाला एरिया जो है ये क्या कहलाएगा? लाल, दोमट या रेड लोमी। ठीक है, आई आएगा क्या? वाई आएगा, वाई आएगा। पहले का ही नहीं बताया तो ठीक है ना, मतलब ठीक तो लिखा है ना? हाँ ठीक। चलो अब इस बीच में ऊपर आप देखो, ऊपर आपको यहाँ पर क्या मिलेगी? बीच बीच में काली मिट्टी मिलेगी। ये पूरा एरिया आपका, ये वाला पूरा एरिया और ये वाला पूरा एरिया, ये आपकी कौन सी मिट्टी है भाई? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी या इसी को क्या कहेंगे? ब्लैक सॉइल। क्लियर। ये हो गया आपका क्या? कंप्लीट सॉइल। किसका? छत्तीसगढ़ का पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें से देख के आप जान जाओगे कि ये जो पूरा एरिया है भाई, ये पूरा एरिया आपका कौन सी मिट्टी से बना हुआ है, कौन से सॉइल से बना हुआ है? रेड सैंडी सॉइल से बना हुआ है। ये पूरा एरिया आपके रेड लोमी यानी कि लाल दोमट से बना हुआ है। ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया किससे बना हुआ है? काली यानी कि ब्लैक सॉइल से बना हुआ है। ये भी पूरा किससे बना हुआ है? ब्लैक सॉइल से बना हुआ है। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये पूरा एरिया, ये सब किससे बने हुए हैं? आपके लेटेराइट। अच्छा, रेड रेड येलो एक बचा है लेटेराइट, याद आया अभी। लेटेराइट आपको मिलेगा यहाँ, ये वाला एरिया जो है वो कैसा है? लेटेराइट। तो ये हो गया आपका लेटेराइट। समझ में आ गया? तो ये छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सभी मिट्टियां हैं और उन मिट्टियों का क्या है? ये एक्सपांशन है, कहां कहां पर कौन कौन सी मिट्टी फैली हुई है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको अपने कॉपी में बनाना पड़ेगा। तो यहां तक आज हमारा होता है कंप्लीट सॉइल।